राधे राधे मेरी प्यारी लॉयल फैमिली मेंबर्स। मैं आपका मिस्टर एक्स आज आपको प्यार की एक ऐसी दर्द भरी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप अंदर तक सिहर जाएंगे। प्यार क्या होता है ये आज आपको फील होने वाला है। आखिर कोई अपने प्रेमी के लिए किस हद तक जा सकता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब यह स्टोरी पहली बार मेरे सामने आई तो मैं हैरान रह गया कि जहां इस दुनिया में लोग जीते जागते भी एक दूसरे को धोखा देने में बिल्कुल भी नहीं घबराते, लेकिन अगर प्यार करने वाले आशिक सच्चे हो तो वह इस दुनिया में जहां भी रहे वहीं से उसको निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इस स्टोरी की एंडिंग में जो मुझे पता चला वह वाकई में झकझोर देने वाला था और अंदर ही अंदर मेरा दिल रोने को आ रहा था। तो आखिर क्या है ये पूरी घटना जानते हैं और सबसे आखिर में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अनाया 6 साल की प्यारी सी बच्ची जिसे सब प्यार से अनु बुलाते थे, आज शाम मेले में जाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी थी। उसने अपनी पसंदी की पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और मम्मी के फोन से एक नंबर को मिलाकर उसे कान से लगाए इंतजार कर रही थी। फोन की दूसरी तरफ घंटी बज रही थी। तभी किसी आदमी की आवाज आई, हेलो। अनाया ने तुरंत जवाब दिया, हेलो पापा, मैं अनु बोल रही हूं। उसके पिता का नाम था संजय। संजय ने हैरानी और प्यार से जवाब दिया, अरे अनु बेटा तुम। अनाया ने सीधा सवाल पूछा, पापा आप कब आओगे? संजय ने थोड़ा थके स्वर में कहा, अनु मम्मा ने बताया नहीं आपको, पापा काम में फंस गए हैं आज। अनाया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, हां बताया था, पर आपने वादा किया था कि आप मुझे मेला दिखाने ले जाओगे। संजय ने मजबूरी भरे लहजे में कहा, हां बेटा, पर उसी समय एक जरूरी काम आ गया। इस बार मम्मी के साथ चली जाओ, अगली बार मैं जरूर तुम दोनों को लेकर जाऊंगा, अभी पापा को बहुत काम है। अनाया ने नाराजगी से पैर पटकते हुए कहा, आप हमेशा झूठा प्रॉमिस करते हो, आपको अभी आना होगा। संजय ने एक गहरी सांस ली और बोला, पहले अपनी मम्मी से बात करवाओ। अनाया ने जिद पर डटी आवाज में कहा, नहीं आप बस जल्दी आ जाओ। इस बार संजय का स्वर सख्त हो गया, अनाया ऐसे जिद नहीं करते, फोन मम्मी को दो अभी। उसी वक्त दूसरे कमरे से कायरा की आवाज आई, अनु कहां हो, चलो देर हो रही है। अनाया भागती हुई अपनी मां के पास गई। कायरा आईने के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी। उसने नीले रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले थे और चेहरा जैसे चांद की तरह चमक रहा था, पर उस चमक के पीछे एक अजीब सी उदासी छिपी थी। उसकी आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थीं। आईने के और करीब जाकर कायरा अपने चेहरे पर पड़े कुछ घावों को मेकअप से ढकने की कोशिश कर रही थी। तभी अनाया दौड़ती हुई अपनी मां के पास आई और हाथ में फोन थमा दिया। कायरा के हाथ में फोन थमाते हुए अनाया ने कहा, पापा को आपसे बात करनी है। ये सुनते ही कायरा के हाथ हल्के से कांपने लगे। डर और घबराहट मिश्रित आवाज में उसने फोन कान से लगाया, हेलो। दूसरी तरफ संजय गुस्से से फट पड़ा, जिससे कायरा सहम उठी। संजय ने गुस्से भरे लहजे में कहा, लानत है तुम पर कायरा, तुम्हारे रहते बेटी तक नहीं संभलती। मैं एक जरूरी मीटिंग में था, पर लगातार कॉल्स की वजह से मुझे सबके सामने मीटिंग से बाहर आना पड़ा। इतनी शर्म आई मुझे, तुम समझ भी सकती हो। कायरा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने समझाया था उसे कि पापा बिजी हैं, परेशान मत करो। लेकिन कायरा की बात पूरी होने से पहले ही संजय ने फिर चिल्लाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूं। कायरा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले ही पल संजय ने फोन काट दिया। सामने खड़ी छोटी सी अनाया मासूम आंखों से अपनी मां को देख रही थी, जैसे उसे कुछ समझ ही ना आया हो। कायरा ने घबराई और थोड़ी सख्त आवाज में अनाया को डांटते हुए कहा, अनु मैंने मना किया था ना कि पापा को फोन मत करना, वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उन्हें परेशान मत करना, बोला था ना, तो क्यों किया तुमने ऐसा? ये कहते कहते कायरा की आवाज ऊंची हो गई, जिसे सुनकर अनाया एक पल के लिए डर कर सहम गई। बेटी को सहमा हुआ देख कायरा ने तुरंत खुद को संभाला और धीरे से समझाते हुए बोली, अनु देखो, मैं आज सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार हुई हूं,
ताकि तुम्हारे पापा की जगह मैं तुम्हें मेले में ले जाऊं। लेकिन लगता है मम्मा तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तुम्हें तो बस पापा के साथ ही जाना है। इतना कहते कहते कायरा की आंखें भर आईं। अपनी मां को रोता देखकर अनाया ने मासूमियत से दोनों कान पकड़ लिए और धीमी आवाज में बोली, सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आपको पापा से डांट पड़ी। अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी और मेले में भी आपके साथ ही चलूंगी। अनाया की भोली बात सुनकर कायरा खुद को रोक नहीं पाई और उसे बाहों में भर लिया। गले लगाते ही कायरा की आंखों से आंसू निकल पड़े, जैसे वो आंसू अब तक भीतर ही भीतर दबे हुए थे। अनाया के सामने अपने दर्द को छिपाते हुए कायरा ने खुद को संभाला, धीरे से आंसू पोंछे और कहा, चलो अब देर हो रही है, आज मम्मा तुम्हें एक बहुत ही शानदार मेले में ले जाने वाली है। ये सुनते ही अनाया के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान लौट आई। कुछ ही देर बाद कायरा और अनाया घर से बाहर निकले। दोनों को आते देख सुरक्षा गार्ड ने तुरंत मेन गेट खोल दिया। गेट खुलते ही कायरा ने अनाया को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठने को कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट करते हुए कायरा ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, साहब को आ जाने में थोड़ी देर होगी, लेकिन अगर वो हमसे पहले आ जाए तो मुझे तुरंत खबर कर देना। ये कहकर कायरा गाड़ी आगे बढ़ा देती है। 2 साल बाद बेंगलुरु में एक बेहद भव्य और रोशनियों से जगमगाता मेला खुला था। आज शाम उसी मेले में माँ बेटी कायरा और अनाया घूमने जा रही थी। कुछ देर बाद कायरा की गाड़ी मेले के बाहर लगे एक बड़े बोर्ड के सामने आकर रुकी, जिस पर लिखा था कार पार्किंग एरिया। गाड़ी पार्क करके दोनों कार से उतरी और एंट्री गेट से होते हुए मेले की रंगीन दुनिया में कदम रख दिया। अंदर जाते ही जैसे खुशियों की एक लहर उनका स्वागत कर रहा था। हर ओर रंग बिरंगी रोशनियां चमक रही थी। अंदर का माहौल ऐसा था जहां जाते ही हर तरफ से खुशियों का शोर सुनाई दे रहा था। रंग बिरंगी रोशनियों से सजा हुआ पूरा मैदान चमक रहा था। एक तरफ से जायंट व्हील की हल्की हल्की चीख पुकार और हंसी की आवाज आ रही थी, तो दूसरी तरफ से बलून शूटिंग और रिंग टॉस जैसे गेम्स की टिंग टिंग सुनाई दे रही थी। बच्चे टॉय ट्रेन और जंपिंग कासल में मस्त होकर कूदते फिरते जा रहे थे, जबकि बड़े लोग बंजी ट्रैम्पोलिन और कोलंबस राइड का थ्रिल का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे थे। हर तरफ बच्चों की आवाज गूंज रही थी। बड़े बड़े झूले दूर से ही चमक रहे थे और उन्हें देखकर अनाया की आंखें खुशी से दमक उठी। अपनी नन्ही उंगली से एक ऊंचे झूले की तरफ इशारा करते हुए उसने मासूमियत से कहा, मम्मा मुझे उसी बड़े झूले पर बैठना है, चलो ना। पर जैसे ही कायरा ने उस झूले को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ऊंचाइयों का उसका डर फिर से जाग उठा। साथ ही कुछ पुरानी धुंधली यादें भी जुड़ी थी, जिन्हें वो कई साल पहले पीछे छोड़ आई थी। कायरा ने हल्का सा डर छुपाते हुए कहा, अनु ये झूला बहुत ऊंचा है, अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें वहां अकेले कैसे संभालूंगी, चलो कुछ और देखते हैं। अनाया ने तुरंत मचलते हुए कहा, मम्मा प्लीज, बहुत मजा आएगा, मैं आपको पकड़ कर बैठूंगी। यह सुनकर कायरा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वो हंसते हुए बोली, अच्छा अब मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि मम्मा को संभालेगी। उसी समय कायरा की नजर बाईं तरफ गई, जहां थोड़ा दूर एक छोटा और सुरक्षित झूला था, जिस पर कई बच्चे आराम से झूल रहे थे। उसे देखकर कायरा को थोड़ी राहत मिली। वो अनाया से बोली, चलो मैं तुम्हें उस वाले झूले पर ले चलती हूं, ये तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल सही है। झूला देखकर अनाया ने मुंह बनाते हुए कहा, ये तो बच्चों वाला झूला है। कायरा ने हल्के सख्त लेकिन प्यार भरे लहजे में कहा, हाँ तो तुम भी तो बच्ची ही हो, और उस बड़े झूले के बारे में सोचना भी मत, ज्यादा जिद की तो सीधा वापस घर ले चलूंगी। ये सुनते ही अनाया चुपचाप मान गई। कुछ ही देर बाद वो बाकी बच्चों के साथ उस छोटे झूले में बैठ गई। करीब 3 कदम दूरी पर खड़ी कायरा ने आवाज लगाकर कहा, कहीं मत जाना, मैं यहीं हूं, मेरी नजर के सामने ही रहना। कायरा पास की एक बेंच पर आकर बैठ गई। हर तरफ खुशियों का माहौल था, रंगीन नजारे थे, और इस रंगीन भीड़ भरे माहौल में कायरा सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, जैसे पुरानी यादें ताजा हो गई।
सब कुछ देखते हुए कायरा ने खुद से धीमी आवाज में कहा, सब कुछ कितना बदल सा गया है ना। वो पहले जैसी बात ही नहीं रही। तभी उसके सामने से एक हंसता खिलखिलाता छोटा सा परिवार गुजरा, पति पत्नी और उनका एक नन्हा बच्चा। उस हंसता खिलता परिवार को देखकर कायरा की आंखों में नमी सी छा गई। काश मेरे नसीब में भी इतनी खुशियां लिखी होती। दर्द भरी आवाज में खुद से कहते हुए कायरा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करते ही मानो उसके सामने सब कुछ उजड़ सा गया हो, जैसे सारे दिए हुए घाव ताजा हो गए हों। आंख बंद करते ही उसे अपने पति संजय का चेहरा नजर आया, वो चेहरा जिससे अब कायरा डरने लगती थी, वो चेहरा जो रोज उसके शरीर और चेहरे पर चोट के जख्म देता था। संजय का वो गुस्सा, वो दहशत, वो मार, सब कुछ जैसे सामने आ गया एक तस्वीर की तरह। तभी एक गहरी सांस के साथ कायरा ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो खुद को रोक नहीं पाई। रोते हुए कांपती आवाज में उसने एक उम्मीद के सहारे अपनी मां को फोन मिलाया। कुछ देर रिंग बजने के बाद फोन के दूसरी तरफ से कायरा की मां का जवाब आया। हेलो, कायरा सिसकियां लेकर बोली, मां मुझे आपसे बात करनी है। जवाब में कायरा की मां ने शांत स्वर में पूछा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है। कायरा सिसक कर रोने लगी। कायरा की मां ने पूछा, बताओ अब क्या बात हुई है, क्यों रो रही हो इतना। कायरा ने खुद को संभालते हुए कहा, मां अब मैं और नहीं सह सकती, प्लीज मुझे अपने पास रख लीजिए। मुझे और मेरी बेटी अनु को घर में रहने दीजिए। मैं उनसे अलग होना चाहती हूं, मैं और नहीं सह सकती। इतना सुनते ही कायरा की मां का स्वर कठोर हो गया। मां ने सख्त लहजे में कहा, सहना पड़ेगा कायरा, तुम पहली और आखिरी औरत नहीं हो जो इन हालात से गुजर रही हो। तुम्हें इन सब की आदत डालनी पड़ेगी जैसे बाकी औरतें अपना घर बचाने के लिए सहती हैं। इतनी नाजुक मत बनो तुम। इस पर कायरा ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं मां, मैं आपकी बेटी हूं। आपको मेरी तकलीफ, मेरा दर्द और मेरे चोट आपको दिखाई नहीं देते। इस पर कायरा की मां ने कहा, सब दिखाई देता है, इसलिए कह रही हूं इस शादी को बरकरार रख। क्यों अपने हाथों से अपना घर और परिवार उजाड़ रही है। इस पर कायरा ने कहा, कौन सा घर, कौन सा परिवार। रोज उनकी मार, उनका पागलपन, सब झेलते झेलते थक गई हूं मैं। नहीं चाहिए ऐसा घर और ऐसा परिवार जहां 2 पल की भी शांति और सुकून न मिले। आपको मेरा साथ देना चाहिए और आप ही मुझे इस दलदल में रहने के लिए कह रही हैं। इस पर कायरा की मां का धीरज टूटने लगा और अपनी बेटी से कहा, और कितना साथ दूं मैं तेरा कायरा। हर दूसरे महीने तुम अपनी बेटी को लेकर यहां टपक पड़ती हो, हफ्ता हफ्ता रुकती हो, तुम्हें जबरदस्ती मनाकर तुम्हारे पति के पास भेजना पड़ता है। इस पर कायरा ने कहा, तो अब आपको मेरे और मेरी बेटी के घर में रुकने से भी दिक्कत है। मत भूलिए मां, वो मेरा भी घर है। मैं वहां अपनी बेटी को लेकर जब चाहूं आ सकती हूं और जितनी देर चाहूं रुक सकती हूं, उसमें भी आपको दिक्कत है। बहस करते हुए कायरा की मां ने कहा, हाँ दिक्कत है, किसी भी मां को दिक्कत होगी जब उसकी बेटी शादी करके वापस मायके आकर देर तक ठहरेगी। पता है पड़ोस और रिश्तेदार वाले कितने सवाल करते हैं। उन सभी का सामना करके मैंने तुझे इस घर में इतने दिनों रहने दिया। बस अब मैं तेरा और साथ नहीं दे सकती। तेरी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है बेहतर होगा, तू इसे स्वीकार कर ले। इतना कहकर कायरा की मां ने फोन काट दिया। कायरा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपनी किस्मत को कोसते हुए लगातार रोए जा रही थी। तभी अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे बहुत देर से दूर खड़ा घूर रहा हो। ये एहसास इतना तेज था कि उसकी सिसकियां पल भर में थम गईं। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी, पर उसके सामने बस लोगों की भागदौड़, बच्चों की हंसी मजाक और मेले का शोर था। उसे लगा शायद यह मन का भ्रम हो। अपने आप को थोड़ा संभालते हुए उसने आंसू पोंछे और उठकर अनाया को देखने चली गई। बच्चों की भीड़ अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसी भीड़ में कायरा की नजरें अपनी बेटी अन्नू को ढूंढने लगी, लेकिन देखने पर ना वो झूले के पास दिखाई दी और ना बच्चों की लाइन में। कायरा के दिल में घबराहट की एक लहर सी उठी। अन्नू कहीं नजर नहीं आ रही थी। बेचैनी के मारे कायरा की सांसें तेज होने लगीं। वो घबराई हुई आवाज में पुकारने लगी, अन्नू, अन्नू कहाँ हो तुम।
पर मेले का शोर उसकी पुकार को निगल गया था। अपनी बेटी को सामने ना पाकर उसकी घबराहट अब और भी बढ़ गई थी। वो तेज कदमों से आगे बढ़ती गई और हर गुजरते इंसान से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगी। थक हार कर उसने एक अनजान आदमी से पूछा, मेरी बेटी थी यहाँ। उसने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी थी, शायद भीड़ में कहीं खो गई है, क्या आपने उसे देखा है? उस व्यक्ति ने कुछ पल सोचते हुए कहा, क्या वो वही बच्ची है जो थोड़ी देर पहले उस छोटे झूले में बैठी थी? कायरा की उम्मीद जागी। कायरा ने जवाब में कहा, हाँ वही मेरी बच्ची है। उस आदमी ने याद करते हुए कहा, मैंने एक आदमी तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? उस शख्स ने लाचारगी में जवाब दिया, मुझे लगा शायद वो उसका पिता होगा। आपकी बेटी भी मुस्कुराते हुए खुद उसके साथ चली गई थी। अगर कुछ अजीब या जबरदस्ती लगता तो मैं जरूर रोकता। कायरा के पैरों तले जमीन मानो खिसक गई। कायरा की बेचैनी और बढ़ गई। यह देखकर उस अनजान व्यक्ति ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, बच्ची यहीं कहीं होगी। कायरा ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और बोला, आप बस मुझे इतना बता दीजिए, वो उसे किस दिशा में ले गया था? उस व्यक्ति ने दाईं ओर इशारा करते हुए कहा, उधर, मैंने उन्हें इसी तरफ जाते देखा था। यह सुनते ही कायरा तेज कदम से भागते हुए उस ओर बढ़ पड़ी और बेचैन भरी आवाज में अपनी बेटी को पुकारती रही, अन्नू, अन्नू। उसकी आवाज में अब डर, घबराहट और उम्मीद तीनों एक साथ छलक रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद कायरा के तेज होते कदम अचानक एक सुनसान हिस्से में आकर रुक गए। आगे कुछ दूरी पर धुंधला सा दिखता एक बड़ा, पुराना और फटा हुआ टेंट खड़ा था, जिस पर समय की धूल जमी हुई थी। यह वही पुराना मैजिक शो का टेंट था जो कई साल पहले बंद हो चुका था। ना वहां कोई भीड़ थी, ना रोशनी और ना ही लोगों का शोर, बस एक अजीब सा सन्नाटा और ऐसा अंधेरा जो कायरा के दिल में घबराहट उतार रहा था। दूर से आती हल्की सी चमक उस जर्जर टेंट पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से कायरा को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पर उसकी नजर बार बार उसी टेंट पर जा अटकती, मानो उसके अंदर कोई अब भी मौजूद हो जो उसे देख रहा हो और किसी अनजानी ताकत की तरह अपनी ओर खींच रहा हो। बेटी को ढूंढने का डर उसके कदमों को रोकने नहीं दे रहा था। जैसे जैसे वो उस बंद पड़े टेंट की ओर बढ़ती जा रही थी, उसके सीने की धड़कनें और तेज होती जा रही थीं। उस वीरान माहौल में उसने आवाज लगाई, अनु, अनु। तभी खामोशी को चीरती हुई उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज पहचानते ही कायरा की धड़कनें थोड़ी धीमी हुई। वो रोने की आवाज अनु की ही थी, कायरा की अनु। पर अंधेरा इतना गहरा था कि अनाया कहीं नजर नहीं आ रही थी। कायरा उस आवाज की ओर दौड़ पड़ी। करीब जाकर उसने देखा, अनाया एक कोने में जमीन पर सिकुड़ी हुई बैठी थी, कांपती हुई, आंसू पोंछती हुई। कायरा ने हांफते हुए उसे बाहों में भर लिया। शुक्र है भगवान का, मिल गई मेरी बच्ची। अनाया ने गले लगते ही रोते रोते कहा, मम्मा मुझे यहां से ले चलो, बहुत अंधेरा है, बहुत डर लग रहा है। कायरा ने उसे गोद में उठाया और वापस जाने को मुड़ी, पर अचानक उसे फिर वही अजीब सा एहसास हुआ। इस बार उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उसे साफ लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। उन भारी कदमों की आहट कायरा साफ महसूस कर पा रही थी। वो आहट धीमी मगर साफ थी। कायरा ने रुककर पलट कर देखा, पर उसके पीछे कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने पलट कर देखा, उसी पल वो भारी कदमों की आहट बंद हो गई। उसकी नजर फिर एक बार उसी टेंट पर जाकर ठहर गई, मानो उसकी काली दरारों के पीछे कोई खड़ा हो और उसे घूर रहा हो। डर की लकीरें कायरा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थीं। फिर भी वो तेजी से भीड़ की दिशा में बढ़ने लगी। लेकिन तभी ठीक उसी बंद पड़े टेंट के अंदर से सन्नाटे को चीरती हुई तेज तालियों की गूंज उठी। कायरा का दिल एक पल को जैसे रुक गया, पर इस बार उसने अपने कदम नहीं रोके। वो बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ती रही। अचानक गोद में बैठी अनाया के होंठों से हल्की सी अजीब हंसी निकली। उस हंसी को सुनकर कायरा ठिठक गई। उसने तुरंत पूछा, अनु, हंसी क्यों आई? पीछे देखकर क्यों हंस रही हो? जवाब में अनाया चुप रही और बस हल्का सा मुस्कुराई। कायरा की बेचैनी बढ़ गई। अनु, मैं पूछ रही हूं, हंसी किस बात पर आई? कौन है पीछे जिसे देखकर तुम यूं हंस पड़ी?
अनाया ने बिना कायरा की तरफ देखे पीछे की ओर देखा और धीमे से बोली, कुछ नहीं मम्मा। इस जवाब पर कायरा ने गुस्सा करते हुए कहा, कुछ नहीं का मतलब क्या? तुम्हें यह सब खेल लग रहा है? पता है तुम्हारी वजह से मैं कितनी घबराई थी। अगर तुम खो जाती तो, अगर वो आदमी तुम्हें उठा ले जाता तो किस पर भरोसा करती मैं? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? ऐसे अनजान आदमी पर भरोसा करके कौन जाता है? अनाया चुप रहकर बस मां की डांट सुनती जा रही थी। तभी वही अनजान शख्स जिसने कायरा की मदद की थी धीरे धीरे कदम बढ़ता हुआ कायरा के पास आ पहुंचा। जैसे ही वो शख्स पास आया उसने कहा, लगता है आपको आपकी बच्ची मिल गई। कायरा ने राहत की सांस लेते हुए उत्तर दिया, जी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। वो मुस्कुराकर बोला, अरे मैंने कौन सी मदद कर दी? ये तो भगवान का शुक्र है कि आपको बच्ची सही सलामत मिल गई, वो भी इस सुनसान जगह पर जहां आने तक की मनाही है। उसकी बात सुनकर कायरा पीछे मुड़ी और उस दूर खड़े जर्जर पुराने टेंट को घूरने लगी। एक अजीब सी खामोशी और घना अंधेरा उसके मन में न जाने कितने सवाल जगा रहा था। टेंट से नजरें हटाए बिना कायरा ने पूछा, यहां पहले मेले में जादू का शो होता था ना? एक जोकर था, बच्चों को हंसाता था। मुझे याद है, मैं यहां पहले भी आ चुकी हूं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह हिस्सा इतना वीरान हो गया? अब यहां कोई शो नहीं होता। उस शख्स ने कहा, ज्यादा तो नहीं जानता, पर सुना है कि मेले के दौरान किसी को भी इस तरफ अकेले नहीं आने दिया जाता। लोगों ने यहां कुछ अजीब अनुभव किए हैं, इसीलिए कह रहा हूं। चलिए यहां से निकलते हैं, जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। उसकी बात सुनते ही कायरा ने अपनी बेटी को बाहों में कसकर पकड़ा और जल्दी से उस सुनसान हिस्से को छोड़ फिर से रोशनी और भीड़ भाड़ वाली तरफ लौट आई। वो शख्स भी दोनों को सुरक्षित जगह तक छोड़कर आगे बढ़ गया। कायरा ने राहत की सांस तो जरूर ली, मगर उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। इतना सब हो जाने के बाद वो एक और पल भी मेले में अपनी बेटी के साथ नहीं रुकना चाहती थी। उसे लग रहा था जैसे पूरा मेला उसे घूर रहा हो, दम घुट रहा हो। वो सीधा अनाया को मेले से बाहर ले आई और नाराजगी भरे लहजे में अनाया से कहा, गाड़ी में बैठो, हम इसी वक्त वापस घर चल रहे हैं। अनाया समझ चुकी थी कि घर पहुंचते ही उसे अच्छी खासी डांट पड़ेगी, इसलिए बिना एक शब्द बोले चुपचाप कार में बैठ गई। कुछ ही समय में दोनों घर पहुंच गए। घर में कदम रखते ही कायरा का धैर्य टूट गया। उसने सख्त आवाज में पूछा, अनु, कितनी बार मैंने समझाया है कि किसी अनजान इंसान से कुछ नहीं लेना, और तुम एक अनजान आदमी पर भरोसा करके मुझे बिना बताए उसके साथ चली गई। क्यों अनु, क्यों किया तुमने ऐसा? कायरा के इस सवाल से अनाया चुप रह गई और सर झुकाकर मां की डांट सुनती रही। कायरा ने अपनी आवाज ऊंची करते कहा, जवाब दो अनु, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे, कहां ले गया था वो तुम्हें? कौन था वो बताओ अनु, चुप मत रहो। अनाया ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता वो कौन था। वो मेरे पास आया, बहुत अच्छे से बात की। उसने पूछा, मैजिक शो देखना है? मैंने पूछा, कौन सा मैजिक शो? तो उसने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ बहुत अच्छा दिखाता हूं। उसने हाथ बढ़ाया और मैं उसके साथ चली गई। इस पर कायरा ने भड़कते हुए कहा, चली गई उसके साथ, वो भी बिना उसे जाने पहचाने? अनु, तुम इतनी नादान कैसे हो सकती हो? एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? अनाया ने सफाई देते हुए कहा, मैंने उसे कहा था कि पहले मम्मा को बता दूं। उसने कहा, तुम्हारी मम्मा ने ही मुझे भेजा है। वो इतना यकीन के साथ बोला कि मुझे सच लग गया। आई एम सॉरी मम्मा, अब ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर कायरा ने अपना माथा पकड़ लिया। सांस भरकर थोड़ा खुद को संभालते हुए उसने फिर पूछा, ठीक है, लेकिन वो तुम्हें कहां ले गया? इस सवाल पर अनाया फिर चुप रह गई। कायरा की आवाज तीखी हो गई, बोलोगी भी या बस यूं ही चुपचाप खड़ी रहोगी? मां की ऊंची आवाज से अनाया कांप गई। आंसू भर आए और वो रोते हुए बोली, मैंने कहा ना, वो मुझे मैजिक शो दिखाने ले गया था, वही ले गया था। इस पर कायरा का दिमाग खराब हो गया। कायरा ने कहा, मगर अनु, वहां तो कोई शो था ही नहीं, इतना अंधेरा और सन्नाटा था वहां। इस पर अनाया ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं मम्मा, वहां सच में मैजिक शो चल रहा था। एक जोकर मेरे पास आया था,
वो मुझे अंदर ले गया जहां बहुत सारे बच्चे थे। वहां वो जोकर सबको हंसा रहा था, मस्ती करवा रहा था। उसने मुझसे दोस्ती भी की और उसी ने मुझे उस अजीब आदमी से बचाया। पर जैसे ही आप आई सब गायब हो गया, अंधेरा हो गया, बच्चे भी नहीं दिखे। मैं डर कर चुपचाप कोने में बैठ गई। यह सब सुनकर कायरा के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। उसने अविश्वास से पूछा, कैसा शो, कौन सा जोकर, और किस जोकर ने तुम्हें बचाया? तुम क्या कह रही हो अनु? मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अनाया रोते हुए वही बातें दोहराती रही। मम्मा, मैंने सच में देखा था, पता नहीं आपके आने से सब क्यों गायब हो गया। कायरा ने गुस्से में हाथ उठा दिया, मगर खुद को रोक लिया और कड़े स्वर में बोली, बस अनाया, बहुत हुआ। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आगे से तुम्हें किसी मेले में नहीं ले जाऊंगी। तुम्हारी यह हरकत माफ करने लायक नहीं। यह सुनते ही अनाया फूट फूट कर रो पड़ी और अपने कमरे में भाग गई। कायरा भी थक कर सोफे पर बैठ गई, सिर पकड़कर, क्योंकि आज उसे सिर्फ डर नहीं लगा बल्कि एक अनजान सा खतरा उसके दिल में घर कर चुका था। कुछ घंटों बाद कायरा का डर और गुस्सा दोनों धीरे धीरे शांत हो चुके थे। साथ ही उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ही बेटी पर जरूरत से ज्यादा चिल्ला दिया था। रात के 10 बज चुके थे, पर अनाया अब तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। कायरा ने सोचा, खाने का वक्त हो गया और ये अब तक बाहर नहीं आई। सच में मैं ही ज्यादा चिल्ला पड़ी उस पर। गलती तो मेरी थी। मैं उस पल अपने गम में इतनी डूब गई थी कि अपनी ही बेटी को भीड़ में छोड़ दिया था। अगर ध्यान रखती तो ये सब होता ही नहीं। उसने निश्चय किया, मैं अब भी जाकर उसे सॉरी बोलती हूं। लेकिन जैसे ही वो कमरे के दरवाजे पर पहुंची, अंदर से अनाया की खिलखिलाती हुई आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वो किसी से हंस हंस कर बात कर रही हो। कायरा चौंक गई। अनु किससे बात कर रही है? जानने के लिए उसने तुरंत दरवाजा खोला। कमरे में अनाया अकेली बैठी मुस्कुरा रही थी, लेकिन मां को देखते ही उसका चेहरा फिर से उदास पड़ गया और उसने मुंह फेर लिया। अपनी बेटी का रूठा चेहरा देखकर कायरा उसके पास गई और अपने दोनों कान पकड़कर बोली, सॉरी अनु, मैं तुम पर चिल्लाई। पर अनाया ने ना उसकी तरफ देखा और ना कोई जवाब दिया। तभी कायरा ने प्यार से मनाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम नाराज हो तो तुम मम्मा को पनिश करो। बस मेरी अनु मुझसे नाराज नहीं रहनी चाहिए। अनाया ने एक नजर अपनी मां की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, कैसी पनिशमेंट दूं आपको? जैसी पापा देते हैं आपको मारकर। ये सुनते ही कायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने सालों से उसने संजय के सच को अनाया से छिपाकर रखा था और उस सच को छुपाने के लिए वो सब चुपचाप सहती रही, सिर्फ इसलिए कि अपनी बेटी को इस बारे में पता ना चले। उसने खुद को संभालते हुए झूठ कहा, ये कैसी बातें कर रही हो अनु? तुम्हारे पापा मुझे नहीं मारते। किसने कहा तुमसे ऐसा? अनाया ने जवाब में कहा, मेरे नए दोस्त जोकर ने बताया। क्या ये सच है मम्मा? क्या इसीलिए आप मुझे बार बार नानी के घर ले जाती थी ताकि पापा की मार से बच जाए? कायरा का दिल दहल गया। उसे कैसे पता चला? किसने बताया? कायरा ने जल्दी से पूछा, कौन है वो जोकर? कब बताया उसने? अनाया ने बोला, अभी बताया था। कायरा की आंखें फैल गईं। अभी मतलब वो जोकर यहीं कहीं है, घर के बाहर? अनाया ने माथा हिलाया। नहीं, बाहर नहीं, यही था मेरे पास। मैं उसी से बात कर रही थी। बस आप आते हो तो वो मेरी नजरों से गायब हो जाता है। अनाया की यह बातें कायरा को और बेचैन कर रही थी। उसने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। खामोशी थी, सन्नाटा था, पर जोकर कहीं नहीं था। कायरा के मन में एक ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनाया ने अपने दिमाग में कोई काल्पनिक दोस्त बना लिया हो सकता है शायद उस टेंट को देखने के बाद जोकर में अनु की दिलचस्पी बढ़ गई हो और शायद उसी की वजह से एक काल्पनिक जोकर अपने दिमाग में बना लिया हो। लेकिन फिर कायरा के मन में दूसरा सवाल उठा, अगर ये सब कल्पना है तो इसे संजय के बारे में कैसे पता चला? सोचते सोचते कायरा को याद आया, जब मैं वहां फोन पर अपनी मां से बात कर रही थी, कहीं अनु ने सब सुन तो नहीं लिया? कायरा इन्हीं ख्यालों में डूब गई थी। तभी अनाया ने पूछा, मम्मा आप क्या सोच रही हैं?
कायरा अपनी सोच से बाहर आई और खुद को सामान्य दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस वो पल याद आ गया जब तुम मुझे नहीं दिख रही थी। अनु, दोबारा कभी किसी अजनबी पर भरोसा करके दूर मत जाना, ठीक है? अनाया ने सिर हिलाकर वादा किया। मैं वादा करती हूं ऐसा फिर नहीं होगा। कायरा ने थोड़ी झिझक के बाद दूसरा वादा मांगा। अपनी मम्मा से एक और प्रॉमिस करोगी? अनाया ने पूछा। कौन सा प्रॉमिस? कायरा धीमे स्वर में बोली। मेले में जो कुछ भी हुआ वो सब पापा को मत बताना, ठीक है? अनाया ने पूछा। अगर बता दिया तो वो आपको मारेंगे। कायरा ने तुरंत कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, बस वो परेशान हो जाएंगे। तुम जानती हो ना पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। अनाया ने मासूमियत से पूछा। क्या वो आपसे भी प्यार करते हैं? कायरा के होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर गई। हाँ, पापा हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, अनाया ने कहा। ठीक है, मैं वादा करती हूं पापा को कुछ नहीं बताऊंगी। उसी वक्त संजय कमरे में दाखिल हुआ। क्या नहीं बताओगी तुम दोनों? उसकी आवाज सुनते ही कायरा सहम गई। कायरा ने सहमते हुए पूछा, आप अंदर कैसे आए? संजय ने ताना मारते हुए कहा। क्यों? क्या अपने ही घर में आने से पहले नॉक करना पड़ेगा? दरवाजा खुला था, मैं आ गया। कायरा चुप रही। संजय ने अनाया की तरफ देखते हुए फिर पूछा, मम्मा ने तुम्हें क्या बताने से मना किया था? कायरा ने आंखों से न बताने का इशारा किया, लेकिन तभी अनाया की नजर मां के पीछे एक धुंधले से साए पर पड़ी। वो साया किसी और का नहीं, एक जोकर का साया था। लाल रंग के सूट में ठीक कायरा के पीछे खड़ा था। उसका चेहरा पूरे तौर पर सफेद पेंट से ढंका हुआ था। आंखों के चारों ओर लाल रंग से बनाए गए नुकीले डायमंड, नाक पर गोल लाल आकृति और होंठों के दोनों सिरों तक फैली पतली अस्वाभाविक मुस्कान, मानो रंग से खींचकर जबरदस्ती चेहरे पर चिपका दी गई हो। उस जोकर ने अपने बेजान होंठों पर उंगली रखते हुए चुप रहने का इशारा किया। वो जोकर कुछ इशारों में जैसे अनाया से बात कर रहा हो। कायरा ने भी अपने पीछे किसी मौजूदगी का एहसास किया, पर इस वक्त वो संजय से ज्यादा घबराई हुई थी। संजय ने कड़ी आवाज में अपना सवाल फिर दोहराया। बेटा, पापा तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या छुपा रही हो? अनाया ने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा, बस यही कि मैंने और मम्मा ने मेले में खूब मस्ती की और हमें आपकी बिल्कुल याद नहीं आई। कायरा ने राहत भरी सांस ली। संजय ने शक भरी नजरों से पूछा, सच? अनाया ने मुस्कुराकर हां बोला। संजय ने हल्की हंसी में कहा, बदमाश लड़की, और वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद सब खाना खाकर अपने कमरों में सोने चले गए। जहां अनाया अकेले एक कमरे में सो रही थी, वहीं कायरा और संजय दूसरे कमरे में भी आराम से सो रहे थे। धीरे धीरे रात और गहरी होती चली गई। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और खिड़की से आती हल्की रोशनी पड़ रही थी। कायरा करवट लिए गहरी नींद में सो रही थी, पर अचानक एक ठंडी हवा उसके गाल को छूकर गुजरी। उस हवा में कुछ ऐसा था जिसने एक झटके में उसकी नींद उड़ा दी। आंख खुलते ही कायरा ने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में बस सन्नाटा था। हल्की रोशनी और धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। इसके अलावा कमरे में उसे कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया। कायरा ने फिर आंखें मूंद लीं और सोने की कोशिश की, मगर इस बार उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा, मानो कोई उसके पास बैठा हो और उसे घूर रहा हो। यह एहसास इतना डरावना था कि कायरा का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाते हुए उसने दोबारा आंखें खोलीं, पर इस बार भी उसके सामने कुछ नहीं था। पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई अभी यही था और अभी अभी ओझल हो गया हो। भले ही यह एहसास कुछ ही पलों का था, लेकिन उस एहसास ने कायरा के मन में ऐसी बेचैनी भर दी थी कि उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई, क्योंकि बार बार उसे यही महसूस हो रहा था जैसे कमरे में कोई मौजूद है। कायरा खुद को समझा रही थी यह सिर्फ कल्पना है। तभी अचानक घने सन्नाटे को चीरती हुई कमरे के बाहर किसी के भारी कदमों की धीमी धीमी आहट सुनाई दी। वो आवाज इतनी स्पष्ट थी कि कायरा के रोंगटे खड़े हो गए। कायरा ने तुरंत संजय को झकझोरते हुए कहा, संजय उठो, जल्दी उठो, लगता है घर में कोई घुस आया है। नींद में झुंझलाते हुए संजय ने बोला,
क्या बकवास कर रही हो? कौन घुस आया है? कायरा ने धीमी पर डर से कांपती आवाज में कहा। मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी थी। प्लीज एक बार बाहर देख लो ना, बस एक बार। पर संजय को कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। संजय ने बोला, जब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो मैं कैसे मान लूं? डरी हुई कायरा ने फिर विनती करते हुए कहा, एक बार देख लो प्लीज। आखिरकार तंग आकर संजय बिस्तर से उठा और बोला, ठीक है, अब देखना पड़ेगा, नहीं तो तुम सोने नहीं दोगी। वो लाइट ऑन करके बाहर देखने चला गया। कायरा का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद संजय लौट आया। गुस्से में बोला, कोई नहीं है घर में, अब मुझे दोबारा मत उठाना। यह कहकर उसने लाइट ऑफ की और सो गया। कायरा ने भी इस बात को वहम समझकर अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। रात का सन्नाटा, आहटें और वो अदृश्य मौजूदगी से भरा हुआ था। आगे चलकर कायरा के साथ और भी बहुत कुछ अजीब और डरावना होने जा रहा था। अगली सुबह भी कायरा रोज की तरह अपने कामों में जुट गई। सुबह का नाश्ता तैयार करना, अनाया को स्कूल भेजने की तैयारी करना और हर दिन की तरह संजय की शर्ट प्रेस करके रखना ताकि वो ऑफिस जा सके। यह सब कायरा अकेले ही संभालती थी, पर धीरे धीरे उसे इन सब की आदत हो चुकी थी और वो हर काम समय पर कर लेती थी। मगर पिछली रात ठीक से नींद न आने की वजह से आज उसकी आंख देर से खुली। वो लगभग आधा घंटा लेट उठ चुकी थी, इसलिए हड़बड़ी में वो एक के बाद एक काम निपटाती जा रही थी। तभी उसे ध्यान आया, सब हो गया, नाश्ता तैयार, संजय की शर्ट भी प्रेस कर दी। अब बस अनु को स्कूल के लिए तैयार करना बाकी है। आज उसे खुद तैयार होना भी सिखाऊंगी। आखिर कब तक वो मुझ पर निर्भर रहेगी? खुद से बड़बड़ाती हुई कायरा अनाया के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलते ही उसने आवाज लगाई, अनु जल्दी उठो, स्कूल के लिए तैयार होना है। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर बड़ी, कायरा ठिठक गई। अनाया पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। यह देखकर कायरा को हैरानी भी हुई और हल्की सी खुशी भी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने हैरानी से पूछा, अनु, किसने तुम्हें तैयार किया? क्या तुम खुद तैयार हुई हो? अनाया मुस्कुराते हुए कहने लगी, नहीं। वो इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि उसकी नजर कायरा के पीछे ठहर गई। वहीं जोकर खड़ा था, होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए। अनाया उस इशारे को साफ साफ समझ रही थी। कायरा ने दोबारा पूछा, क्या हुआ? बोलोगी भी या बस देखती रहोगी? अनाया का ध्यान हटा और कहा, वो मैं खुद ही तैयार हुई हूं। कायरा ने शक से पूछा, सच? कहीं पापा ने तो नहीं तैयार किया? अनाया ने तुरंत कहा, नहीं मम्मा, पापा को तो ये सब करना आता ही नहीं। कायरा ने भी सोचा, सही कह रही है, संजय ये सब कभी नहीं कर सकता, उसके पास इतना वक्त कहां। तभी कायरा ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा और बोला, अरे स्कूल बस आने ही वाली होगी, मैं तुम्हारा टिफिन तैयार करती हूं, तुम तब तक अपना बैग और किताबें रेडी रखो। यह कहकर वो तुरंत किचन में चली गई और टिफिन बनाने लग गई। इस बीच अनाया अपनी नजरें इधर उधर घुमाती रही। वो अपने नए दोस्त उस जोकर को ढूंढ रही थी जो कुछ समय पहले यही था, जिसने उसे अनाया को तैयार किया था। वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अनाया ने सोचा, ये कहां चला गया? अभी तो यही था। मासूमियत से चेहरा बनाते हुए अनाया उसे याद करने लगी, पर उसे क्या मालूम, जिसे वो अपना दोस्त समझ बैठी है, वो एक डरावना साया है, एक जोकर का साया जो अब उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं। टिफिन बांधकर जैसे ही कायरा जाने के लिए मुड़ी, अचानक उसका सामना संजय से हो गया, जो ठीक उसके पीछे खड़ा था, आंखों में गुस्सा लिए। कायरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही संजय ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। क्या है ये सब? ये तुम्हारा ही काम है ना? बोलो। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर जैसे लौट आई। कायरा थप्पड़ के सदमे से लगभग कांपने लगी थी। वो अंदर तक हिल चुकी थी। उसकी आंखों में सवाल और डर दिखाई दे रहे थे, पर डर ने उसकी आवाज पूरी तरह छीन ली थी। वो सिर्फ संजय को देखती रह गई, हैरान, डरी, सहमी और जवाब ढूंढती हुई। संजय ने अपनी मुट्ठी में दबाई हुई शर्ट उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा, यह क्या लिखा है तुमने मेरी शर्ट पर? कायरा की नजर उस शर्ट पर टिक गई।
वही शर्ट जिसे कुछ ही देर पहले उसने प्रेस करके रखी थी, पर अब उस पर लाल रंग से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था लूजर। यह देखकर कायरा की आंखें हैरानी से फैल गई। कायरा ने डरते हुए सोचा, हे भगवान, ये किसने किया? मैं तो गई अब। अगर इन्हें शांत नहीं किया तो मैं नहीं बचूंगी। संजय फिर हाथ उठाने ही वाला था कि कायरा ने हिचकते हुए कहा, मैंने नहीं किया, मुझे सच में नहीं पता यह किसने लिखा है। संजय और भड़क उठा और बोला, इस घर में और कौन है जो तुम्हारे सिवा ऐसी हरकत करेगा? कायरा ने डरते डरते धीमी आवाज में कहा, प्लीज आवाज धीमी करिए, वरना अनाया सुन लेगी। वो ये सब देखेगी तो उस पर बुरा असर पड़ेगा। आप शांत हो जाइए, मैं आपकी दूसरी शर्ट प्रेस कर देती हूं। संजय ने उसकी बांह बेरहमी से कसते हुए कहा, जल्दी करो, और हां, अगर दोबारा इस तरह की हरकत की तो मैं मार मार कर तुम्हारा चेहरा इस कदर बिगाड़ दूंगा कि आईने में भी तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। यह सुनते ही कायरा डर कर कांप उठी और रोते हुए वहां से चली गई। हर बार वो इसी तरह संजय के गुस्से का शिकार होती थी, पर इस बार उसे सिर्फ एक ही बात सताए जा रही थी कि आखिर यह किसका काम हो सकता है। लेकिन उसे इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि वो संजय की धमकी से डर चुकी थी, इसलिए वो अपना सारा काम निपटा चुकी थी। थोड़ी ही देर में संजय ऑफिस के लिए निकल गया और अनाया भी स्कूल बस में बैठकर चली गई। कायरा अपने बचे खुचे काम निपटाकर घर में अकेले सोफे पर बैठी थी, पर उसका मन कहीं और उलझा हुआ था। उसके दिमाग में कई सवाल एक साथ घूम रहे थे। अपने आप से बातें करते हुए कायरा ने सोचा, कल रात से सब कुछ अजीब होने लगा है। सबसे पहले किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास, फिर अनाया का किसी काल्पनिक जोकर से दोस्ती करके उससे बातें करना, और अब आज सुबह संजय की शर्त पर लाल रंग से लूजर लिख दिया जाना। आखिर ये सब क्या हो रहा है? किसने किया होगा? कहीं अनाया ने तो नहीं किया, पर वो ऐसा क्यों करेगी? हालांकि लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, किसी बच्चे जैसी। इन्हीं सवालों के भंवर में कायरा डूबी हुई थी। ये बातें उसे बेचैन कर रही थीं। दोपहर होने लगी थी और कायरा अब भी उन्हीं बातों में उलझी हुई थी। तभी अचानक दरवाजे की बेल ने उसे चौंका दिया। कायरा उठकर दरवाजा खोलने गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी सांस अटक गई। बाहर 2 पुलिस इंस्पेक्टर खड़े थे और उनके साथ वही अजनबी आदमी भी था जिसने कल मेले में उसकी बेटी को ढूंढने में मदद की थी। कायरा ने हैरानी से उन्हें अंदर बुलाते हुए पूछा, आप लोग यहां किस लिए आए हैं? इंस्पेक्टर ने उस आदमी दीपक की तरफ देखते हुए पूछा, क्या यही वो औरत है जिससे तुम कल मेले में मिले थे? दीपक ने सिर हिलाकर हां कहा। कायरा की समझ बिल्कुल जवाब दे गई थी। उसने परेशान होकर पूछा, मुझे कोई बताएगा कि आप सब मेरे घर क्यों आए हैं? और आपको मेरा पता कैसे मिला? किसने दिया मेरा पता? इंस्पेक्टर शांत स्वर में बोला, आपका पता हमें किसी ने नहीं दिया। हम आपको ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचे हैं। घबराइए मत, हम सिर्फ पूछताछ करने आए हैं। कायरा ने फिर पूछा, आखिर ऐसा कौन सा सवाल है जो पूछताछ के लिए यहां आना पड़ा? इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, बस कुछ सवाल हैं। कल शाम मेले में आपकी बेटी को कौन सा आदमी अपने साथ ले गया था? कायरा ने दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, कोई था। किसी आदमी ने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर एक सुनसान हिस्से में ले गया था, मगर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई आदमी मेरी बेटी को ले गया था। वो तो इस आदमी दीपक ने बताया था कि कोई मेरी बेटी को ले गया है। इन्हीं की मदद से मैं वहां पहुंची और अनाया मिल गई। पर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इंस्पेक्टर ने बिना किसी घुमाव के कहा, क्योंकि उस आदमी की लाश आज सुबह मेले के पुराने टेंट में मिली है। उसे बेहद बेरहमी से मारा गया है। चेहरा इस कदर बिगाड़ दिया गया है कि पहचानना मुश्किल है। कई लोगों ने उसे कल शाम मेले में घूमते देखा था, जिनमें आप और दीपक शामिल हैं। ये सुनकर कायरा स्तब्ध रह गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, यह तो बहुत हैरान कर देने वाली खबर है। क्या पता चला? किसने मारा उसे? इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, हम यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जांच में पता चला है कि वो बच्चों का अपहरण करता था। यही उसका धंधा था।
पर किसने उसे मारा ये अब तक पता नहीं। हम आपकी बेटी से सिर्फ यह पूछना चाहते हैं कि उसने उस आदमी को देखा था, क्योंकि आपकी बेटी ने उसका चेहरा तो देखा ही होगा ना। इस पर कायरा ने हाथ जोड़ते हुए लगभग विनती की, प्लीज मेरी बेटी को इस मामले से दूर रखिए। वो बहुत छोटी है, मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो, और वैसे भी वो अभी घर पर नहीं है। आप लोग यहां से चले जाएं। कायरा की बात समझते हुए इंस्पेक्टर और दीपक चुपचाप वहां से रवाना हो गए, पर जाने से पहले कहा, अगर कुछ पूछना हुआ तो हम फिर आएंगे सवाल जवाब करने, तब तक आप इस शहर से मत निकलना। कायरा पहले ही अपने मन में उठ रहे सवालों में परेशान थी, लेकिन यह नई खबर सुनने के बाद उसके भीतर और भी कई सवाल जन्म लेने लगे। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसे इस बात की भी चिंता सताने लगी थी कि अगर पुलिस दोबारा पूछताछ करने आ गई और संजय को इसकी भनक लग गई तो उसे फिर से उसके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। यह सोचकर कायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और अनाया स्कूल से वापस आ गई। अनाया को देखते ही कायरा की सारी चिंता जैसे पल भर में गायब हो गई। उसे बाहों में भरते हुए मुस्कुराकर कायरा ने कहा, पता है आज मम्मा का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना। लेकिन अनाया उसे अजीब सी नजरों से देखती ही जा रही थी, ऐसी नजरें जो कायरा को असहज कर रही थी। कायरा ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? अनाया बिना कुछ बोले बाईं ओर देखने लगी, जैसे कोई उसे चुप रहने का इशारा कर रहा हो। कायरा भी उधर नजर डालती है और हंसते हुए कहती है, उधर क्या है, मैं तो यहीं खड़ी हूं। अनाया धीमी आवाज में बस इतना कहती है, मम्मा बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। कायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, पहले तुम कपड़े बदल लो, फिर खाना देती हूं। यह बोलकर जैसे ही कायरा उसके कंधे से बैग उतारने लगती है, अनाया उसका हाथ पकड़कर बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। उसकी आवाज इस बार ठंडी और भारी थी। कायरा उसकी आवाज में अचानक अजीब बदलाव महसूस करती है। अनाया बिना और कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। कायरा को उसका व्यवहार अजीब जरूर लग रहा था, पर वो अनदेखा करते हुए रसोई में खाने को गर्म करने में लग गई। कुछ ही देर में खाना तैयार करके वो टेबल पर रखकर और आवाज लगाते हुए कायरा ने कहा, अनु खाना रख दिया है, जल्दी आ जाओ। लेकिन जब वो दोबारा टेबल की ओर मुड़ती है तो वो हैरान होकर देखती है, खाना टेबल पर था ही नहीं, जैसे पल भर में गायब हो गया हो। हैरानी से देखते हुए कायरा ने कहा, अरे अभी तो रखा था, कहां गया? उसने उलझन में अनाया के कमरे की ओर देखा। देखने पर दरवाजा आधा खुला था। वो इतनी जल्दी खाना कैसे ले जा सकती है? यह सोचते हुए कायरा हल्के कदमों से कमरे की ओर बढ़ती है, दरवाजे से लगकर झांकती है, और जो दृश्य वो देखती है उससे उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। अनाया बिस्तर पर बैठी थी, वो भी अजीब बेढंगे अंदाज में खाना खाते हुए और किसी अदृश्य इंसान से हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अनजानी खुशी छलक रही थी, पर वो खुशी सामान्य नहीं, डरावनी लग रही थी। कायरा ने घबराते हुए कमरे में प्रवेश किया। अनु, कौन है यहाँ? किससे बात कर रही हो और इस तरह खा क्यों रही हो? अनाया कोई जवाब नहीं देती, बस टकटकी लगाए कायरा को देखती रहती है। उसकी नजरें कायरा को भीतर तक डरा रही थी। कायरा की आवाज कड़ी हो गई, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं अनु, जवाब दो। और तुमने इतने जल्दी कपड़े कैसे बदल लिए? इस सवाल पर अनाया धीरे से बिस्तर से उठी और अपनी मां के करीब आ गई, इतना करीब कि कायरा को पीछे हटना पड़ा। कायरा ने एक गहरी सांस ली और कांपते हुए एक सवाल किया, सच बताओ अनु, क्या आज सुबह पापा की शर्त पर लूजर तुमने लिखा था? अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी मां को घूरती रही। तभी कायरा उसे पकड़कर हिलाती है और पूछती है, तुम बोलती क्यों नहीं? जवाब दो। अनाया ने भारी और धीमी आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया और मुझ पर चिल्लाना बंद करो, वरना उसे अच्छा नहीं लगेगा। कायरा इस जवाब से हैरान रह गई। कायरा ने पूछा, किसे अच्छा नहीं लगेगा? यहां कौन है? अनाया हल्की पर डर उत्पन्न करने वाली मुस्कान देती है, मेरा नया दोस्त जोकर। उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे कुछ कहे या मुझ पर आवाज उठाए।
इसलिए मुझ पर चिल्लाना बंद करो, वरना तुम भी नहीं बचोगी, समझी? वो मेरा रक्षक है। फिर अचानक उसकी आंखों का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया और आवाज किसी बड़े आदमी की तरह भारी गहरी होती चली गई। उस पल कायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे कुछ कदम पीछे करते हुए दूर हट गई। अनाया ने उसी भारी आवाज में कहा, अब मेरे कमरे से बाहर निकलो। कायरा ने कांपते हाथों से अनाया को थप्पड़ जड़ते हुए कहा, अनाया, यह क्या ढंग है मां से बात करने का? थप्पड़ पड़ते ही सब कुछ बदल गया। अनाया की आंखों का रंग पहले की तरह सामान्य हो गया। उसने रोते हुए पूछा, मम्मा, आपने मुझे क्यों मारा? उसकी आवाज फिर उसी मासूमियत से भरी गई। कायरा हक्की बक्की खड़ी रह गई, समझ ही नहीं पाई कि अभी क्या हुआ था। लेकिन अनाया को रोता देख कायरा से रहा नहीं गया और उसे गले से लगा लिया। अनाया को सीने से लगाते हुए कायरा उसे चुप कराने लगती है। बड़ी मुश्किल से उसे शांत कराकर वो उसके कमरे से बाहर निकलती है और गहरी सोच में पड़ जाती है। जो मैंने अभी देखा था वो ना तो मेरी आंखों का कोई धोखा था और ना ही कोई भ्रम। खुद से कहते हुए कायरा का दिल घबरा उठता है। कुछ तो है जो मेरी बेटी के पीछे पड़ा है, आखिर कौन हो सकता है? खुद से सवाल करते हुए कायरा को एक बात याद आती है। उसे याद आता है कि अनु बार बार जोकर का जिक्र करती है। तभी उसके मन में एक शक पैदा होता है, कहीं उसी जोकर ने उस आदमी को तो नहीं मारा, क्योंकि कल शाम अनाया ने ही बताया था कि उसी जोकर ने उसे उस आदमी से बचाया था। ये सोचते हुए कायरा का मन और भी ज्यादा घबराने लगता है। हे भगवान, ये जोकर है कौन? और यह कैसा जोकर है जो किसी को दिखाई नहीं देता, जो सिर्फ अनाया को ही नजर आता है? मन में उठते सवाल कायरा के रोंगटे खड़े कर रहे थे। अचानक कायरा को मेले का वो पुराना जर्जर टेंट याद आया, जैसे वो उसे कुछ याद दिला रहा हो। एक पल में धुंधली पुरानी यादें कायरा की आंखों के सामने उतर आती हैं। कायरा ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, कहीं यह सब मेरे अतीत से तो नहीं जुड़ा है? यह सोचकर कायरा का दिल सहम उठता है। वो इस पर यकीन तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो कुछ उसने अभी अभी देखा था उसे पूरी तरह झुठला भी नहीं सकती थी। मुझे पता लगाना होगा कि क्या इसका मेरे अतीत से कोई संबंध है या नहीं। यह कहते हुए कायरा ने फैसला किया कि वो इसका पता लगाने की कोशिश करेगी, और वो यह केवल अपनी बेटी के लिए कर रही थी। अगली सुबह संजय और अनाया के घर से निकलते ही कायरा भी सच जानने की कोशिश में घर से बाहर निकल पड़ी। कुछ ही देर बाद वो अपनी कार लेकर एक पुरानी सी गली में पहुंची, जहां पुराने मकानों के बीच कुछ नए घर भी खड़े दिख रहे थे। कार से उतरकर वो पैदल ही एक पुराने तंग गली नुमा रास्ते की ओर बढ़ गई। उस गली में कदम रखते ही जैसे पुरानी यादें फिर से जिंदा होने लगीं, लेकिन सच की तलाश में उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर वो एक पुराने घर के सामने ठहर गई और धीरे धीरे उसकी ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ गई। बड़ी सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो उसका अतीत एक धुंधली तस्वीर बनकर उसकी आंखों के सामने घूम रहा हो। पर अब यहां तक आकर लौट जाना उसके बस में नहीं था। गहरी सांस लेकर उसने दूसरी मंजिल के मुख्य दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही हाथ दस्तक से पीछे हटा, उसकी नजर दरवाजे पर पड़े जंग लगे ताले पर पड़ी, जो साफ बता रहा था कि यहां अब कोई नहीं रहता। कायरा ने नीचे उतरकर निचली मंजिल के दरवाजे पर दस्तक दी और वहीं खड़ी होकर इंतजार करने लगी। कुछ ही क्षणों में दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग महिला ने झांकते हुए पूछा, कौन हो तुम? कायरा अपना नाम बताती, उससे पहले ही वो महिला चौंक कर बोली, तुम कायरा हो ना? कायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी, आपने सही पहचाना, मैं ही कायरा हूं। महिला ने उसे अंदर आने का इशारा किया। घर के अंदर कदम रखते ही पुरानी यादें उसके दिल पर दस्तक देने लगीं। कायरा ज्यादा देर वहां रुकना नहीं चाहती थी। इतने साल पहले जिन्हें पीछे छोड़ दिया था, वो सब यादें फिर एक एक कर लौट रही थीं और वो वहां असहज महसूस करने लगी थी। महिला ने गौर से उसे देखते हुए कहा, बहुत बदल गई हो तुम। कायरा ने धीमे से जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं बदली। शायद आपने मुझे इतने सालों बाद देखा है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। महिला ने समझते हुए पूछा, इतने साल बाद आई हो, जरूर कोई वजह होगी?
कायरा ने हिचकते हुए कहा, नहीं, ऐसा कोई खास काम नहीं है, बस किसी के बारे में पूछने आई हूं। इस पर महिला ने कहा, मैं जानती थी कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, पूछो क्या जानना है। कायरा ने सीधा सवाल किया। यहां दूसरी मंजिल पर एक परिवार रहता था, अब वो दिखाई नहीं देते। ऊपरी मंजिल के दरवाजे पर ताला लगा है, कहीं गए हुए हैं क्या? उस महिला ने जवाब में कहा, लगता है उसने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। इस पर कायरा ने पूछा, क्या नहीं बताया? उस बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम जिसके लिए यहां आई हो वो लोग 7 साल पहले ही घर खाली करके दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। कायरा ने कहा, क्या? पर क्यों? उस महिला ने कहा, क्योंकि मैंने उन्हें ऊपर की मंजिल खाली करने को कहा था। वो लोग वक्त पर किराया नहीं देते थे, तो मैंने उन्हें ऊपर की मंजिल खाली करने के लिए बोल दिया। कायरा इस जवाब से निराश हो गई, पर दूसरा सवाल करते हुए कायरा ने पूछा, क्या आप बता सकती हैं वो कहाँ शिफ्ट हुए हैं? इस पर उस महिला ने कहा, नहीं, मैं नहीं बता सकती। कायरा ने कहा, क्यों नहीं बता सकती? देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। इस पर उस महिला ने घूरते हुए कहा, मैं नहीं बता सकती तुम्हें, उसने मना किया था बताने से। कायरा ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, किसने मना किया था? इस पर उस महिला ने कहा, उसने जिसके लिए तुम यहां तक आई हो। इस जवाब से जैसे कायरा को ठेस पहुंची। उस महिला ने आगे कहा, तुम्हारे यहां आने की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर उसे पूरा विश्वास था कि तुम यहां जरूर आओगी, और देखो तुम सच में यहां लौट आई, उसके लिए। पर माफ करना बेटी, मैंने उससे वादा किया था तुम्हें उसका पता ना बताने का, तो मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकती। उस महिला की यह बात सुनकर जैसे कायरा को धक्का लग गया और उसकी आंखें नम हो गई थीं। जिस सच जानने की तलाश में वो यहां आई थी, उसे दूसरे कड़वे सच का सामना करना पड़ा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। कायरा चुपचाप वहां से जाने को हुई, पर अचानक उस महिला ने कुछ याद करते हुए कहा, जाते वक्त उसने एक चिट्ठी मेरे हाथ में थमाई थी। उसने कहा था, अगर वो आएगी तो उसे यह जरूर देना। यह सुनकर कायरा के कदम वहीं रुक गए और वापस उस महिला की तरफ बढ़ते हुए कहा, कौन सी चिट्ठी? कहाँ है वो चिट्ठी? क्या वो चिट्ठी मुझे मिल सकती है? कायरा की आवाज में बेचैनी और उकसाहट थी। उस महिला ने कहा, वो चिट्ठी मैंने कहीं रखी थी, पर याद नहीं आ रहा कहाँ रखी थी। इस पर कायरा ने कहा, याद करने की कोशिश कीजिए, एक बार ढूंढ ही लीजिए। इस पर उस महिला ने उसे शांत करते हुए कहा, ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं ढूंढती हूं। यह बोलकर वो महिला चिट्ठी ढूंढने चली गई। कायरा पुरानी कुर्सी पर बैठी उस महिला का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। आधे घंटे बाद उस महिला ने आकर कायरा के हाथ में एक पुराना मुचड़ा हुआ कागज थमा दिया और कहा, यह रही वो चिट्ठी जो तुम्हारे लिए छोड़ी गई थी। उस पुरानी मुछड़ी हुई चिट्ठी को अपने हाथ में देखकर अचानक कायरा के दिल में पुराने जज्बात जाग उठे। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं, पर खुद को संभालते हुए अपनी जगह से उठी और उस चिट्ठी को बैग में डालकर वहां से चल दी। घर लौटने के बाद कायरा सोफे पर आकर बैठ गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपने बैग से वो पुरानी चिट्ठी बाहर निकाली। ना जाने क्यों उसके हाथ कांपने लगे थे, मानो वो कोई साधारण चिट्ठी नहीं, उसके अतीत का ऐसा पन्ना हो जिसे पलटने की उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे तो चिट्ठी खोलने भर की भी ताकत नहीं हो रही थी, बस नम आंखों से उस मुचड़े हुए पुराने कागज को यूं ही देखती चली जा रही थी। आखिर ऐसी कौन सी बात लिखी होगी इसमें? क्या मुझे सच में इसे पढ़ना चाहिए? इन सवालों के साथ एक अजीब सी उलझन और घबराहट उसके भीतर दौड़ रही थी। एक तरफ उस चिट्ठी को पढ़ने की बेचैनी हो रही थी और दूसरी तरफ डर जो उसे पढ़ने से रोक रहा था। अगले पल एक और गहरी सांस लेकर कायरा ने हिम्मत जुटाई और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उस चिट्ठी में लिखा था, जानता हूं अब हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जो बचेगा वो बस पुरानी यादें होंगी, बीते पल होंगे। इसलिए अगर कभी तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का ख्याल आए तो उसे वहीं दबा देना, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें अपने दिल और दिमाग से मिटाने की कोशिश कर रहा हूं।
उम्मीद है ये कोशिश एक दिन रंग लाएगी और तुम मेरे लिए बस एक धुंधली याद बनकर रह जाओगी। मेरी जिंदगी शायद तब आसान हो जाएगी। इसलिए ना मुझसे मिलने की कोशिश करना और ना ही मुझे ढूंढने की। जब तक तुम यह चिट्ठी पढ़ोगी मैं जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुका होऊंगा। तुम्हारा बीता कल। यह पढ़ते ही कायरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चिट्ठी को अपनी मुट्ठी में कस लिया और फपक कर रो पड़ी। हिचकियों में डूबे हुए उसने खुद से कहा, मैं यह क्या करने जा रही थी? क्यों अपने बीते कल को कुरेद कर अपनी आज की जिंदगी और मुश्किल बना रही हूं? यह कहते हुए उसने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए और एक बार फिर रोने लगी। कुछ मिनटों तक उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजती रहीं। उन सिसकियों में ऐसा दर्द था मानो उसका दिल सचमुच टूटकर बिखर गया हो। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सोफे पर सिर झुकाए वो रोती ही जा रही थी। लेकिन कुछ देर बाद जब उसने खुद को संभालते हुए सिर उठाया तो वो अचानक सिहर गई। उसके बिल्कुल पास अनाया खड़ी थी, चुपचाप उसे एकटक घूरती हुई। कायरा हैरानी से उसे देखती रह गई और घबराई हुई आवाज में बोली, अनु, तुम अंदर कैसे आई? अनाया ने मासूमियत से कहा, दरवाजा खुला था, मैं आ गई। उसी पल कायरा की नजर घड़ी पर पड़ी और उसे समझ आ गया कि अनाया स्कूल से लौट आई है। तभी अनाया ने पूछा, मम्मा आप रो क्यों रही हो? कायरा ने झट से अपने आंसू पोंछे और बोली, अरे नहीं, मैं कहाँ रो रही हूं, आंखों में बस थोड़ी एलर्जी हो गई है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। यह कहकर कायरा ने चुपके से चिट्ठी वापस बैग में रख दी और खुद को संभालते हुए अनाया की देखभाल में लग गई। पूरा दिन बीत जाने के बाद शाम की फुर्सत की घड़ी में कायरा लैपटॉप पर कुछ सर्च करने लग गई। कायरा उसी मेले के बारे में सर्च कर रही थी, पर ढूंढने पर भी उस मेले के पुराने टेंट के बारे में कुछ खास जानने को नहीं मिल रहा था। अगर कुछ मिला तो बस एक ही खबर हर साइट पर छपी हुई। एक शाम के वक्त मेले के पुराने टेंट पर मिली एक अनजान आदमी की लाश। इससे ज्यादा कायरा को और कुछ जानने को नहीं मिल रहा था। कायरा ने तंग आकर लैपटॉप बंद कर दिया और सोचने लगी। हर तरह से कोशिश कर ली, पर पता ही नहीं लग रहा कि आखिर उस मेले के पुराने शो को कब और क्यों बंद किया गया था। एक उम्मीद लेकर कायरा ने आखिरी बार कोशिश की। लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए एक बार फिर उसी खोज में लग गई, पर इस बार फिर उसे निराशा ही हाथ लगी। कायरा का जैसे दिमाग खराब होने लगा। वो जैसे ही लैपटॉप बंद करने को हुई, अचानक उसकी नजर एक साइट पर पड़ी जिसमें उस मेले के पुराने टेंट के बारे में जिक्र था। कायरा के दिल में फिर उम्मीद जाग उठी। उसने तुरंत उस साइट पर क्लिक किया और कुछ ही पल में स्क्रीन पर एक आर्टिकल आ गया और वो उस टेंट की पुरानी तस्वीर, जिसे देखकर कायरा कुछ पल के लिए फिर अपने अतीत में खो गई। मगर तुरंत उसने अपना ध्यान हटाया और नीचे लिखे गए आर्टिकल को पढ़ने लगी। आज से ठीक 12 साल पहले इस मशहूर मेले में बच्चों के लिए एक शो हुआ करता था, जिस शो का नाम था झोली जोकर शो, जहां एक बड़ा सा टेंट सजाया जाता था। शाम होते ही सारे बच्चे परिवार समेत उस बड़े से टेंट में आते थे और झोली जोकर के मैजिक ट्रिक्स और उसके हंसाने के अंदाज से सभी खुशी से चिल्ला पड़ते थे। मगर कई साल बाद उस मेले में अनहोनी हुई। अचानक आग लगने के कारण वहां कई लोग मारे गए। मगर उस हादसे के बाद भी वो मेला फिर जिंदा हो गया, उसी रंगीन चमकती महफिल के साथ। पर उस मेले का एक हिस्सा हमेशा के लिए वीरान हो गया। अब ना वहां झोली जोकर शो चलता है और ना वहां शाम के वक्त कोई आता जाता है। इसके आगे और कुछ नहीं लिखा था। कायरा उस आर्टिकल को पढ़कर हैरान रह गई, मगर इसके आगे उसके लिए जानना बेहद ही मुश्किल था। कमाल है, इतना सब हो गया और इस बारे में कोई अफवाह भी नहीं फैली। कायरा का मन कह रहा था कि वो अगले दिन उसी मेले में जाकर आसपास के लोगों से और सच पता लगाने की कोशिश करे। मगर तभी उसे ख्याल आया कि ऐसा करना उसे शक के दायरे में ला सकता है, क्योंकि वहां पुलिस की अभी भी निगरानी चल रही है। ऐसे में कायरा ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे उसे और मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए। तभी अनाया उसके पास आकर बोली, मम्मा ये होमवर्क करवा दो। अनाया का मासूम चेहरा देखकर कायरा की चिंता पल भर में दूर हो गई। कुछ दिन यूं ही बीतते गए।
अनाया अब पहले की तरह बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही थी। कायरा ने सोचा, मैं भी ना कुछ इसी तरह कायरा अपने मन को समझा लेती है, मगर उसे क्या पता था कि यह शांति तूफान के आने से पहले की शांति थी। एक रात प्यास लगने पर अचानक कायरा की नींद खुल गई। नींदी आंखों से उसने बेड साइड टेबल पर रखा कांच का जग उठाया, पर उसमें पानी खत्म था। अरे, इसमें तो पानी ही नहीं है, अब उठकर जाना पड़ेगा, वो धीमे से बड़बड़ाई। कायरा बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकली। घर में घना अंधेरा फैला था, ऐसा सन्नाटा था जिसमें अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। पानी लेने के लिए जैसे ही वो रसोई की ओर बढ़ी, तभी उसे एक हल्की सी खिलखिलाहट सुनाई दी। वो खिलखिलाहट हंसी अनाया की थी। कायरा वहीं रुक गई। उसने मुड़कर अनाया के कमरे की ओर देखा। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी बाहर फैल रही थी। कायरा ने सोचा, इतनी रात को अभी तक खेल रही है, अब यह समय पर नहीं उठेगी, फिर स्कूल भेजना मुश्किल हो जाएगा, अभी सबक सिखाती हूं। खुद से बड़बड़ाती हुई कायरा धीरे धीरे अनाया के कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, अंदर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। वो दरवाजे से सटकर रुक गई और हैरानी से अंदर झांकने लगी। अनाया हवा में उछल रही थी। कोई अदृश्य ताकत उसे बार बार ऊपर उछाल रही थी और अनाया उसी से हंसकर बात कर रही थी, जैसे कोई पुराना दोस्त उसके साथ खेल रहा हो। यह देखकर कायरा की सांस अटक गई। डर से उसके पैर जमीन पर जम गए थे। इसी बीच उसकी नजर दीवार पर पड़ी, जहां दो परछाइयां बन रही थीं, एक अनाया की, दूसरी एक जोकर की, जो अनाया को गोद में उठाकर उछाल रहा था। जो असल में नहीं दिखता था, आज उस जोकर की परछाई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर कायरा की आंखें दहशत से भर उठीं। उसी पल उसे अनाया की कही हुई बात याद आई, मेरा नया दोस्त जोकर। अब वो परछाई कायरा की आंखों के सामने सच बनकर खड़ी थी। अगले ही पल अनाया नीचे बिस्तर पर उतरी और हंसकर बोली, एक बार और हवा में घुमाओ ना, बहुत मजा आ रहा है। कमरा अचानक फिर शांत हो गया। कायरा अभी भी दरवाजे के पीछे जमी खड़ी थी। तभी अनाया ने पूछा, क्या मम्मा दरवाजे के पीछे खड़ी हमें देख रही हैं? यह सुनते ही कायरा और घबरा उठी। उसे एहसास हुआ वो अदृश्य साया उसे कहीं से भी देख सकता है। अनाया बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। कायरा डर से पीछे हटने लगी, लेकिन तभी अनाया की आवाज भारी और मर्दाना हो गई और उसकी आंखें फिर से पूरी सफेद। दरवाजे के पास आकर अनाया बोली, कायरा, मुझे पता है तुम यहीं खड़ी हो, पास आओ, हमारे साथ खेलो, बहुत मजा आएगा। फिर कमरे में एक खौफनाक हंसी गूंजी और अचानक एक झटके से दरवाजा खुला, जिससे कायरा घबराकर पीछे हो गई। उसी पल कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगीं। अनाया सफेद आंखों से अपनी मां को घूरकर बोली, अनाया को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम! कायरा घबराकर दरवाजा पीटने लगी। मेरी बेटी को छोड़ दो, दरवाजा खोलो, सुन रहे हो, खोलो दरवाजा। रोते चिल्लाते हुए वो तेजी से अपने कमरे की ओर भागी और हड़बड़ाहट में संजय को झकझोर कर उठाने लगी। संजय, उठो, प्लीज उठो, हमारी बेटी के साथ कुछ हो रहा है, एक साया उसे ले जाने की बात कर रहा है। नींद टूटते ही संजय घबरा गया। संजय ने पूछा, क्या हुआ, क्या है, ठीक से बताओ। कायरा कांपते हुए बोली, वो साया, जोकर का साया, वो अनाया के कमरे में है, आप मेरे साथ चलिए। संजय को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ, पर उसे शांत करने के लिए वो उसके साथ कमरे की तरफ गया। वहां पहुंचते ही संजय ने दरवाजा खोला और दरवाजा आसानी से खुल गया। अंदर अनाया आराम से सो रही थी, चादर ओढ़े, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। संजय ने गुस्से से कायरा की ओर घूरा, लेकिन कायरा हैरान होकर देखती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो देख चुकी है अब वहां कुछ भी नहीं है। संजय ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आया और उसे वापस कमरे में लाते हुए कहा, यह क्या नया पागलपन लगा रखा है तुमने? कल तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं, ये सब बकवास अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। कायरा ने रोते हुए कहा, मेरी बात पर यकीन करिए, अनाया को हमारी जरूरत है, कुछ बहुत गलत हो रहा है। संजय चीखा, उस पर चीख पड़ा, चुप रहो एकदम,
तुम पागल हो चुकी हो और ऊपर से झूठ पर झूठ बोल रही हो। कायरा अपनी बात साबित करने के लिए मजबूरन संजय को वो मेले वाली बात बता देती है। मेले वाली शाम, अनाया का खो जाना, सुनसान जगह पर मिलना और तब से जोकर का जिक्र करना, सब कुछ। संजय का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से में कायरा को धक्का देते हुए कहा, तुमने उसे मेले में भीड़ में अकेला छोड़ भी कैसे दिया था? क्या तुम जानती हो, इससे हम उसे हमेशा के लिए अनु को खो सकते थे। आज के बाद अगर तुमने इस तरह दोबारा हरकत की या कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझी? फिर उसने कायरा को कमरे से बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। कायरा ठंडी फर्श पर बैठी रोती रही। अपनी बेटी के लिए वो रोती रही, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मगर आंसू पोंछते हुए कायरा ने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर बचाकर रहेगी। अगली सुबह अनाया की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी माँ कायरा उसके बिल्कुल पास लेटी हुई है। कायरा के बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे गहरे साए उतर आए थे, लेकिन खुद की हालत की परवाह किए बिना वो बस अनाया को निहारती रही, जैसे उसे अपनी नजरों से ओझल ही नहीं होने देना चाहती हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून दिख रहा था। अनाया ने मासूमियत से पूछा, आप यहां कब आई? कायरा ने थकी सी मुस्कान के साथ कहा, कल रात ही। अनाया ने हैरानी से पूछा, क्यों? कायरा ने हल्की सी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मैंने एक बुरा सपना देखा। कोई मेरी अनु को मुझसे बहुत दूर ले जा रहा था, इतना दूर कि मैं उसे पुकारती रह गई। बस उसी डर से मेरी आंख खुल गई और मैं तुम्हारे पास चली आई, पूरी रात यहीं रही। ये कहते हुए कायरा ने अनाया के माथे पर चूमा। अनाया ने भोलेपन से कहा, पर मुझे आपसे दूर कौन ले जा सकता है? कायरा ने नजरें चुराते हुए बात बदल दी, पता नहीं, खैर वो बस एक बुरा सपना था। अनाया बिस्तर से उठकर बाथरूम जाने लगी। तभी कायरा ने उसे रोककर पूछा, अनु, तुम्हारा ये नया दोस्त कौन है? सवाल सुनते ही अनाया के चेहरे पर एक चमक आ गई। अरे बताया तो था, वो जोकर मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। कायरा ने धीमे स्वर में कहा, अच्छा, तो उस जोकर का कोई नाम होगा? अनाया ने जवाब दिया, हाँ, उसका नाम जॉली है। कायरा चौंकते हुए बोली, ये तो उस मेले के शो का नाम था, जॉली जोकर। कोई असली नाम बताओ उसका। अनाया ने मासूमियत से कहा, यही उसका असली नाम है, जॉली। कायरा ने अगला सवाल पूछा, और ये जॉली करता क्या है? अनाया हंस पड़ी और हंसते हुए बोली, मेरा ख्याल रखता है, मुझे हंसाता है, मेरे साथ खेलता है, आप भी मिलना उससे। कायरा ने घबराहट छुपाते हुए कहा, मिलना तो चाहती हूं, पर वो दिखता ही नहीं मुझे, कैसे मिलूं? अनाया ने बेहद सादे स्वर में कहा, दिख जाएगा, वो आपके पीछे ही खड़ा है अभी। ये सुनते ही कायरा की गर्दन पर एक बर्फ जैसी ठंडी हवा चली, जिसने उसकी पूरी रीढ़ को जमा दिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए, पर उसने अपनी बेटी के सामने डर दिखने नहीं दिया। मुस्कुराते हुए धीरे से पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। कायरा ने पलटकर हंसी में कहा, झूठी, मेरे पीछे तो कोई नहीं है। अनाया ने कमरे के एक कोने की तरफ देखा, फिर कहा, वो अभी आपसे मिलना नहीं चाहता, सही समय आने पर खुद दिखेगा। ऐसा मैं नहीं, मेरा दोस्त जॉली कह रहा है। और इतना कहकर अनाया बाथरूम चली गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी, जिसे कायरा महसूस कर पा रही थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसे खुद को मजबूत बनाना था। धीमे पर दृढ़ स्वर में उसने कमरे की खामोशी से कहा, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं ले जाने दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरती। अनाया को स्कूल के लिए तैयार करने के बाद और संजय के ऑफिस जाने के बाद कायरा घर में अकेली रह गई थी। अकेलेपन में वो इस मुसीबत से निपटने का कोई रास्ता सोचने लगी। काफी देर तक मन ही मन सोचते हुए उसने अपने फोन में एक करीबी दोस्त का नंबर डायल किया। 2-3 बार फोन बजा और फिर उधर से आवाज आई, हेलो कायरा, आज कैसे याद कर लिया? कायरा ने थके स्वर में कहा, याद कैसे ना करती, एक बड़ी और गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। उस दोस्त का नाम था दीक्षा। कायरा की बात सुनकर दीक्षा चिंतित हो गई। कौन सी समस्या, क्या हुआ है? कायरा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सब बताऊंगी,
पर पहले वादा कर कि मेरी बात पर यकीन करेगी और मुझे पागल नहीं समझेगी। दीक्षा ने समझाते हुए कहा। ठीक है, बोल अब क्या हुआ है। फिर कायरा ने फोन पर उसे सब कुछ बताना शुरू किया। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच बातचीत चलती रही। शुरू में तो दीक्षा को कायरा की किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन दोस्ती निभाते हुए वो उसकी मदद करने से पीछे भी नहीं हट सकती थी। बात आगे बढ़ाते हुए दीक्षा ने कहा, तेरी बात मैं समझ तो रही हूं कायरा, पर इस सब में मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूं। कायरा ने तुरंत कहा, तू बस किसी अच्छे पंडित या बाबा का पता कर दे। मैंने सुना है कि ऐसी समस्याओं का हल वही लोग निकाल सकते हैं। मैं अकेले कहां कहां ढूंढती फिरूंगी। ऊपर से मां भी मुझसे कटी कटी रहती है। संजय को भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। अब तू ही है जो मेरी मदद कर सकती है, करेगी ना। दीक्षा कुछ सोचकर बोली, देख, इन पंडितों बाबाओं के बारे में मैं खुद ज्यादा नहीं जानती, और सच कहूं तो आजकल ज्यादातर जगह धोखेबाज बाबा घूम रहे हैं। उनमें से असली नकली पहचानना मेरे बस की बात नहीं है। कायरा परेशान होकर बोली, अरे तू बस किसी भी बाबा को मेरे घर ले आ, बाकी मैं देख लूंगी। इस पर दीक्षा ने समझाया, यह इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रही है। और एक बात बोलूं, इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़। अनाया अभी सिर्फ 6 साल की है। उसे किसी बाबा के पास ले जाएगी तो पता नहीं क्या झाड़ फूंक कर देगा। वो बच्ची डर जाएगी। ये सब मत कर। ये सुनकर कायरा तंग आ गई। तो तू ही बता, मैं क्या करूं? उस शैतानी ताकत से कैसे लड़ूं? दीक्षा चौंक कर बोली, शैतानी ताकत? लेकिन अगर सच में कुछ ऐसा होता तो अब तक उसने तेरी बेटी को नुकसान पहुंचा दिया होता। कायरा का गला भर आया। मतलब तुझे मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, इसलिए मेरी मदद नहीं करना चाहती। दीक्षा ने नरमी से कहा, ऐसा नहीं है कायरा, मैं तेरी हालत समझ रही हूं, लेकिन घबरा कर कुछ भी कर लेना सही नहीं होता। कायरा ने बोला, घबराऊं नहीं, वो मेरी बेटी को अपने साथ ले जाने की धमकी दे रहा था, और तू कह रही है कि मैं जल्दबाजी ना करूं। दीक्षा कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर अचानक उसे एक बात याद आई। वो बोली, सुन, शांत हो जा और ध्यान से मेरी बात सुन। मैं किसी बाबा को तो नहीं जानती, लेकिन एक औरत को जानती हूं। वो पूनम है, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रह चुकी हैं। शायद वो बता सकती है कि अनाया के पीछे कौन सा साया लगा हुआ है। अगर तुझे सच जानना है तो अभी मेरे साथ चलना होगा उसके घर। दीक्षा की ये बात सुनकर कायरा के दिल में एक उम्मीद की किरण जग उठी। वो तुरंत 100 तैयार होकर उसके साथ उस औरत से मिलने निकल पड़ी। 26 वर्ष की उम्र में ही पूनम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रह चुकी थी। अपनी टीम के साथ वो देश भर की कई प्रेत बाधित जगहों पर जा चुकी थी। लगभग 4 साल का अनुभव जुटाने के बाद उसे यह काम छोड़ना पड़ा, और आज वो एक साधारण गृहिणी के रूप में अपनी जिंदगी बिता रही है। उस दिन कायरा अपनी दोस्त दिशा के साथ पूनम के घर बैठी हुई थी। पूनम किचन से ट्रे लेकर बाहर आई। दोनों के पास बैठते हुए उसने दोनों को कॉफी के कप थमाए और बोली, हाँ कायरा, अब शुरू से सब बताओ, पूरी बात। कायरा ने कॉफी का कप टेबल पर रखा, एक गहरी सांस ली और शुरुआत से अब तक की सारी बातें बताने लगी। पूनम बिना एक शब्द बोले उसकी हर बात ध्यान से सुनती रही। सब कुछ सुन लेने के बाद पूनम ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तो यह सब उस मेले से शुरू हुआ था? कायरा ने धीरे से हाँ कहा। पूनम बोली, मुझे लगता है कि उस पुराने टेंट से कोई अदृश्य साया जोकर का रूप लेकर तुम्हारी बेटी से चिपक गया है। इस पर कायरा घबराई आवाज में बोली, हो सकता है, लेकिन अब तो वो बार बार मेरी बेटी के शरीर में भी प्रवेश कर रहा है और उसके शरीर में रहकर मुझे डराता धमकाता है। आप बताइए, इससे छुटकारा कैसे पाए? पूनम ने गंभीर होकर कहा, इसके लिए मुझे पहले तुम्हारी बेटी से मिलना पड़ेगा, तभी समझ पाऊंगी आगे क्या करना चाहिए। उसी समय अचानक कायरा का फोन बज उठा। स्क्रीन देखते ही वो चौंक गई। ये तो स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर है। उसने तुरंत फोन उठाया। कुछ देर बात करने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फोन काटते ही वो बोली, मुझे अभी स्कूल जाना होगा, अनाया को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। ये सुनकर दिशा और पूनम दोनों हैरान रह गई। कायरा परेशान होकर जल्दी से उठ खड़ी हुई। पूनम ने तुरंत कहा,
मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं, इसी बहाने तुम्हारी बेटी से मुलाकात भी हो जाएगी। दिशा ने दुखी होकर कहा, काश मैं भी चल पाती, लेकिन मुझे एक जरूरी काम है। कायरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं, तूने जितना किया वही बहुत है। यह कहकर तीनों साथ साथ बाहर निकल गईं। थोड़ी देर बाद कायरा अपनी बेटी अनाया को लेकर घर पहुंची, साथ में पूनम भी थी। घर आते ही कायरा ने पूनम को सोफे पर बैठने का इशारा किया और गुस्से से अनाया का हाथ पकड़कर उसे दूर ले गई। कायरा कड़क आवाज में बोली, ये सब क्या था अनाया? तुमने स्कूल में एक बच्चे का गला दबाने की कोशिश की, वो भी पूरी क्लास के सामने। क्यों अनाया, क्यों किया तुमने ऐसा? अनाया रोते हुए बोली, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, सब झूठ बोल रहे हैं। सोफे पर बैठी पूनम दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। कायरा और गुस्सा होकर बोली, बस अनाया, अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो और ऊपर से किसी से माफी भी नहीं मांगी। अनाया फिर बोली, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगूं? मैंने किसी का गला नहीं दबाया, आप मेरा भरोसा क्यों नहीं करती? तभी पूनम उनके पास आई और शांत स्वर में बोली, तुम्हारी बेटी सच कह रही है कायरा, ये हरकत इसने खुद नहीं की। पूनम की बात से कायरा समझ गई कि वो किस शक्ति की ओर इशारा कर रही है। पूनम को भी अब अनाया में वही अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा था। पूनम ने धीमे से कहा, मुझे अनाया से अकेले में बात करने दो, यही सही समय है सच जानने का। कायरा चुपचाप वहां से हट गई। पूनम अनाया के पास आकर नरमी से बोली, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन स्कूल में हुआ क्या था, मुझे बताओगी? अनाया ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं क्लास में पढ़ रही थी, तभी एक लड़का मेरी छोटी खींच रहा था। वो बार बार परेशान कर रहा था। मैंने उसे बस इतना कहा कि मुझे मत सताओ, वरना मेरा दोस्त जॉली तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर सब बच्चे हंसने लगे और फिर अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। इसके आगे मुझे कुछ याद नहीं। कायरा, जो दूर खड़े यह सब सुन रही थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों को यकीन हो गया, वही अदृश्य साया अनाया के अंदर घुसकर ये सब कर रहा था। कायरा का डर अब गुस्से में बदल गया। कायरा ने कहा, अब बहुत हो गया, वो मेरी अनु की जिंदगी तबाह कर रहा है, पूरी क्लास में उसे बदनाम कर दिया। आपको मेरी मदद करनी ही होगी, वरना पता नहीं वो मेरी बच्ची के साथ क्या कर देगा। पूनम कुछ देर सोच में डूब गई, फिर बोली, इसका हल सिर्फ तुम निकाल सकती हो कायरा। कायरा हैरान रह गई, मैं अकेले उस साए का सामना कैसे करूंगी? पूनम ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने अभी अभी अनाया के ठीक पीछे वही जोकर देखा, वही चमकती सफेद आंखें। वो तुम्हें गुस्से और सवालों भरी नजर से घूर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि मैं उसे देख सकती हूं, वो पल भर में गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया। ये सुनते ही कायरा का दिल धक से रह गया। पूनम ने आगे कहा, मेरा मानना है कि ये साया सिर्फ उस मेले से नहीं जुड़ा, कुछ ना कुछ तुम्हारा रिश्ता है उससे। वो तुम्हारे द्वारा ही यहां आया है और अब अनाया के पीछे पड़ा है। तुम्हें उससे बात करनी होगी कायरा, पूछना होगा कि वो क्या चाहता है। अगर उससे कोई समझौता करना पड़े तो वो भी कर लेना। बस यही एक रास्ता बचा है और इसके लिए तुम्हें हिम्मत चाहिए। क्या तुम ये कर पाओगी? कायरा चाहकर भी इनकार नहीं कर सकी, क्योंकि उसे अपनी बेटी को बचाना था। कायरा को यह सब करना ही था, क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने हिम्मत जुटाई और शाम होते ही अनाया को अपने पास बैठा लिया। कायरा ने नरमी से पूछा, अच्छा अनु, तुम अपने उस दोस्त से कहो कि वो मुझसे बात करे, मेरे सामने आए। अनाया ने हल्का सा सिर घुमाकर कहा, पर अभी वो आपसे बात नहीं करना चाहता। कायरा ने समझाते हुए कहा, तो एक बार बोल कर देखो ना, अपनी मम्मा के लिए इतना भी नहीं करोगी? जैसे मैंने आज तुम्हें अपनी नई दोस्त पूनम से मिलवाया, वैसे तुम भी मुझे अपने दोस्त से मिलवाओ ना। इस पर अनाया फिर बोली, मगर वो सच में अभी आपसे बात नहीं करना चाहता। इतना कहकर अनाया उठकर जाने लगी। कायरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, कहां जा रही हो? अनाया ने सीधा जवाब दिया, वो मुझे कमरे में बुला रहा है, मैं उसके साथ खेलने जा रही हूं। कायरा ने डर और गुस्से से कहा, नहीं, तुम यहीं मेरे पास रहोगी।
उसी पल सामने रखा एक शोपीस अचानक हवा में उठा और जोर से फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। ये देखकर कायरा का दिल सहम गया और उसने घबराकर अपनी बेटी को और कसकर पकड़ लिया। अगले ही सेकंड लिविंग रूम की सारी लाइटें तेजी से जल बुझने लगीं। पूरा माहौल डर में बदल गया। अनाया ने कांपती आवाज में कहा, मम्मा छोड़िए मुझे, नहीं तो उसे और गुस्सा आ जाएगा। कायरा ने दांत भींचते हुए कहा, नहीं, आज उसे मेरे सामने आना ही होगा। वो खड़ी हुई और कमरे में आवाज लगाई, कौन हो तुम? मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो? हिम्मत है तो सामने आओ। अचानक एक बेहद तेज और भयानक गुर्राहट पूरे घर में गूंज उठी। डर के मारे मां बेटी दोनों ने अपने कान ढक लिए। अनाया रोती हुई बोली, मम्मा आपने ये क्या किया? अब वो बहुत गुस्से में है। कायरा ने तुरंत अनाया को अपने सीने से भींच लिया। उसकी हथेलियां कांप रही थीं, लेकिन इस बार वो पीछे हटने वाली नहीं थी। तभी आसपास पड़ा सजावट का सामान उछल उछल कर गिरने लगा। कई खिड़कियों के शीशे और दरवाजे भी छटकने की तेज आवाज के साथ टूटने लगे। पूरा माहौल अब दहशत में बदल चुका था, जैसे कोई तूफान अपनी हवा से सब कुछ बिखेर रहा हो। मां बेटी दोनों सोफे के पीछे छिपकर सहमी हुई थीं। अचानक दीवार पर टंगा कायरा और संजय का फोटो फ्रेम उछलता हुआ सीधे कायरा के सामने जमीन पर आकर गिर पड़ा और उसमें एक लंबी गहरी दरार पड़ गई। यह देखकर कायरा डर से कांप उठी। अनाया भी भय के मारे अपनी मां के सीने से चिपक गई। काफी देर तक यही सब चलता रहा और फिर कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। कायरा और अनाया ने आसपास नजर दौड़ाई। सब कुछ शांत था, कोई हलचल नहीं। हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस जमीन पर टूटे फूटे और बिखरे हुए सामान पड़े थे। लिविंग रूम की हालत पूरी तरह तहस नहस हो चुकी थी। सब शांत होता देख कायरा खड़ी हुई और उसे एहसास हुआ कि यह सब जितना वो आसान समझ रही थी, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक साया है जिसका सामना उसे अकेले करना होगा। तभी अनाया ने डरी सहमी आवाज में कहा, वो मुझे अभी भी अपने पास बुला रहा है। अगर मैं नहीं गई तो वो यह सब फिर शुरू कर देगा। अब मैं क्या करूं मम्मा? मुझे उस दोस्त से डर लग रहा है। यह सुनकर कायरा ने अपनी बेटी को झकझोरते हुए कहा, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, ना वो कभी तुम्हारा दोस्त था। उसे दोस्त कहना बंद करो। कायरा की ऊंची आवाज सुनकर अनाया और भी सहम गई। फिर कायरा ने खुद को संभालते हुए कहा, अनाया, वो कोई आम जोकर नहीं है, वो एक शैतान है। वो तुम्हें अपने साथ अंधेरे की उस दुनिया में ले जाना चाहता है जहां सिर्फ मरे हुए लोग रहते हैं। कायरा की बात सुनकर अनाया और ज्यादा घबरा गई। कायरा ने आगे कहा, लेकिन तुम डरना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे, ठीक है? अनाया ने हामी भरते हुए अपनी मां को कसकर गले लगा लिया। मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम देखना। कायरा अपने आंसू पोंछते हुए बेटी को हौसला दे रही थी, हालांकि वो खुद भी भीतर से डरी हुई और टूटी हुई थी। अपनी मां के सीने से सटकर अनाया ने सामने देखा। वही डरावना जोकर गुस्से से भरी आंखों से मां बेटी दोनों को घूर रहा था। वो लगातार भारी भारी सांसें छोड़ रहा था। अब उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा भयावह हो चुका था। कांपती हुई आवाज में अनाया ने धीरे से कहा, मम्मा, वो अब भी हमें घूर रहा है। कायरा उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन अपनी बेटी के डर और उस अनदेखी साए की मौजूदगी को वो साफ महसूस कर सकती थी। खुद को संभालते हुए कायरा ने फिर हिम्मत जुटाई, उसकी तरफ मत देखो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। दोनों इतनी घबराई हुई थीं कि तभी अचानक दरवाजे की डोरबेल बजते ही दोनों चौंक उठी। कायरा ने घड़ी में समय देखा और कहा, लगता है तुम्हारे पापा आ गए हैं। ये कहते ही कायरा को थोड़ी राहत मिली। वो तुरंत दरवाजा खोलने आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही पल उसे अंदाजा हुआ कि घर की हालत देखकर शायद संजय उस पर भड़क पड़े। फिर भी उसे भरोसा था कि अगर वो और अनाया मिलकर उसे सब कुछ बता दें कि घर में क्या हुआ था, तो शायद वो उनकी बातों पर यकीन करेगा और कायरा के साथ मिलकर उस जोकर का सामना करेगा। इसी सोच और उम्मीद के साथ कायरा ने दरवाजा खोला। सामने संजय खड़ा था। इस बार कायरा को अपने पति से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जैसे ही संजय ने घर के अंदर कदम रखा,
उसका चेहरा का रंग उड़ गया। महंगे सजावट के सामान जमीन पर टूटे फूटे पड़े थे, चारों तरफ बिखरे हुए। ये दृश्य देखते ही संजय का गुस्सा भड़क उठा। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। संजय के चेहरे पर गुस्सा देख कायरा डर के मारे एक जगह जमी रह गई। कड़क आवाज में संजय ने पूछा, ये सब क्या है? कायरा ने समझाने की कोशिश की। मैं आपको सब समझा दूंगी, बस एक बार शांति से मेरी और अनाया की बात सुन लीजिए। दांत भींचते हुए संजय बोला, इतना सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी अब कुछ कहना बाकी है, रह गया है। पता भी है कितने महंगे और खास थे ये। इतने में अनाया दौड़ती हुई अपने पापा के पास आई और बोली, अच्छा हुआ आप आ गए, हमें बहुत डर लग रहा था। लेकिन उस वक्त संजय का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने बिना अनाया को गले लगाए ही कह दिया, अनाया अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारी मां से बात करनी है। पर अनाया अपने पापा को छोड़ने को तैयार नहीं थी। इस पर संजय और भड़क उठा और सख्त लहजे में बोला, मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। डर के मारे अनाया बुरी तरह सहम गई। वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। कायरा ने कहा, आपने ये क्या किया? इस हाल में उसे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। कम से कम एक बार उसकी बात तो सुन लेते। लेकिन संजय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। कायरा अपनी बेटी के पास दौड़कर जाने लगी। तभी संजय ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना कहीं नहीं जा सकती तुम। कायरा ने घबराते हुए समझाने की कोशिश की, मुझे मेरी बेटी के पास जाने दीजिए, वरना वो उसे अपने साथ ले जाएगा, उसे कुछ कर देगा। हमारी बेटी को खतरा है, आप क्यों नहीं समझते? संजय फिर भड़क उठा, बस करो ये पागलपन और ये बताओ घर में इतनी तोड़फोड़ क्यों की? मेरी चीजें तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कायरा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, आपको लगता है ये सब मैंने किया है? संजय चीख पड़ा, तो फिर किसने किया? कांपती आवाज में कायरा बोली, उस जोकर जैसे दिखने वाले साय ने। वही, वो अनु को अपने साथ ले जाना चाहता है। मुझे लगा था आप मेरा साथ देंगे, लेकिन मैं गलत थी। ठीक है, मत करिए यकीन, मैं अकेले ही अपनी बेटी को उस शैतान से बचाऊंगी और आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। निराशा से भरी आवाज में यह कहते हुए कायरा अपनी बेटी के कमरे की ओर बढ़ी। तभी संजय दौड़कर आगे आया और अनाया के कमरे का दरवाजा बंद कर उसके सामने खड़ा हो गया। लेकिन कायरा रुकने वालों में से नहीं थी। आज उसकी ममता संजय के गुस्से से भी टकराने को तैयार थी। कायरा ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, हटिए यहां से। लेकिन संजय अपनी जिद पर अड़ा रहा। कायरा ने उसे जोर से धक्का दिया और दरवाजे की कुंडी खोलने लगी। धक्के से संजय पल भर के लिए हक्का बक्का रह गया। वही सहमी हुई डरपोक कायरा, जो कभी उसकी डांट या मार से कांप जाती थी, आज उसी ने उसे धक्का दे दिया था। संजय का गुस्सा और भी भड़क उठा। उसकी अहंकार को गहरी ठेस पहुंची थी। उसने गुस्से में कायरा के बाल पकड़ते हुए दहाड़ा, इतनी हिम्मत आ गई तुझमें कि मुझ पर हाथ उठाएगी? इससे पहले कि कायरा खुद को छुड़ा पाती, संजय ने बेरहमी से उसे नीचे पटक दिया। उसका सिर टेबल से जा टकराया और माथे से खून बहने लगा। कायरा को चोट पहुंचाकर जैसे संजय को एक खुशी मिल रही थी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी और आंखों में हैवानियत साफ झलक रही थी। कायरा समझ गई, आज उसके शरीर पर नए जख्मों के निशान पड़ने वाले हैं। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज मुझे मेरी बेटी के पास जाने दीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। लेकिन उसकी विनती का संजय पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसे मारता ही चला गया। कायरा की चीख निकल पड़ी। कमरे में बंद अनु अपनी मां की चीखें सुनकर दरवाजा पीटने लगी। मम्मा, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? अनाया लगातार अपनी मां को पुकारती रही और संजय बेरहमी की सारी हदें पार करता गया। जमीन पर पड़ी कायरा बुरी तरह घायल हो चुकी थी, लेकिन संजय का मन अब भी नहीं भरा था। अगले ही पल उसने अपनी बेल्ट निकाल ली। कायरा इतनी जख्मी थी कि उठ भी नहीं पा रही थी। संजय जैसे ही बेल्ट से उस पर हमला करने वाला था, अचानक लिविंग रूम की लाइट तेजी से जलने बुझने लगी। संजय समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन कायरा समझ गई, वो आ चुका था। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने संजय का शरीर अजीब और भयानक तरीके से मुड़ने लगा।
उसकी हड्डियों के चटकने की डरावनी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। यह दृश्य देखकर कायरा सिहर उठी। संजय दर्द से चीखता रहा और तभी कायरा ने देखा संजय के पीछे वही जोकर का साया खड़ा था। उसकी बस एक झलक ही रूह कंपा देने के लिए काफी थी। कायरा डर के मारे पीछे खिसक गई। उसने देखा जोकर का आकार और कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब पहली बार वो उसे साफ देख पा रही थी। देखते ही देखते उस भयानक जोकर का कद छत को छूने लगा। सफेद रंग से ढका चेहरा, आंखों के चारों ओर अजीब से हीरे के आकार और होठों के दोनों ओर फैली खून सी लाल मुस्कान। उसकी आंखें सफेद और डरावनी थी, लेकिन उसे देखते ही कायरा की आंखें हैरानी और खौफ से भर गईं। कांपती आवाज में वो बुदबुदाई, व्योम तुम। कायरा उसे पहचान चुकी थी। व्योम उसका बीता हुआ कल, जिसे वो बरसों पहले पीछे छोड़ आई थी। आज वही अतीत भयानक रूप में उसके सामने खड़ा था और पल भर में ही व्योम ने दोनों हाथों से संजय के शरीर को दो हिस्सों में चीर डाला। खून का फव्वारा फूट पड़ा जो कायरा के चेहरे और शरीर पर आ गिरा। इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखकर कायरा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कायरा के बेहोश हो जाने के बाद व्योम भारी भारी सांसें लेता हुआ धीरे से उसके पास आया। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, उसका डरावना जोकर वाला रूप धीरे धीरे बदलने लगा और वो अपने असली इंसानी रूप में लौट आया। नम आंखों से वो बस कायरा को देखता रहा। चारों ओर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। जमीन पर संजय की लाश दो टुकड़ों में पड़ी थी जो खून से पूरी तरह लथपथ थी, लेकिन व्योम की निगाहें किसी और पर नहीं, सिर्फ कायरा पर टिकी हुई थीं। उसने बेहद स्नेह से कायरा के माथे पर हाथ फेरा। जैसे ही उसके हाथ का स्पर्श हुआ, कायरा घबराते हुए होश में आ गई। होश में आते ही उसकी नजर सामने खड़े व्योम पर पड़ी। इस बार वो बिल्कुल सामान्य इंसानी रूप में था। व्योम को सामने देखकर कायरा फूट फूट कर रो पड़ी। रोते हुए वो बोली, व्योम क्या तुम्हारी मौत हो गई थी? और मुझे लगा कि उसकी बात बीच में ही काटते हुए व्योम ने कहा कि मैं जिंदा हूं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं। यही सोचा था ना? यह सुनते ही कायरा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में वर्षों से दबे हुए सारे पुराने जज्बात एक साथ जाग उठे थे। इससे पहले कि वो व्योम को गले लगा पाती या उसे छू पाती, उसी पल व्योम ने उसे रोक लिया। उसकी आवाज में निराशा थी जब उसने सवाल किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कायरा? मेरी बेटी अनु को मुझसे क्यों छीना? यह सुनते ही कायरा ने चुपचाप अपनी आंखें झुका लीं। व्योम ने फिर पूछा, अब मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूं। अनु मेरी बेटी है ना? कायरा रोते हुए बोली, हां, अनु तुम्हारी बेटी है हमारी बेटी। यह कहते हुए उसने व्योम के सामने हाथ जोड़ दिए और गिड़गिड़ाकर बोली, मुझे माफ कर दो व्योम, मैं मजबूर हो गई थी। मैं उसी वक्त तुम्हें सब बताना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी संजय से शादी हो चुकी थी। ये कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगी। दरअसल कायरा और व्योम की स्टोरी 6 साल पहले की है। उस समय कायरा एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स किया करती थी। हर शाम वो नियमित रूप से क्लास के लिए जाया करती थी। उसके गिने चुने दोस्त थे, जिनमें दिशा भी शामिल थी। लेकिन उन्हीं दिनों एक और लड़का था, व्योम। वो भी उसी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ता था। वहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगे, जानने लगे। वक्त के साथ व्योम को कायरा अच्छी लगने लगी थी और कायरा का मन भी व्योम के साथ लगने लगा था। दोनों जवान थे और इस उम्र में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ना स्वाभाविक था। एक रविवार को कायरा अपने पूरे परिवार के साथ अपने छोटे भाई पीयूष को लेकर एक बड़े मेले में गई। तभी पीयूष ने उत्साह से कहा, वहां जोकर का मैजिक शो है, झोली जोकर, चलो ना, वहां चलते हैं। कायरा के माता पिता ने कहा, हाँ कायरा, अपने भाई को शो दिखा लाओ। कायरा पीयूष का हाथ पकड़कर उस बड़े से टेंट की ओर ले गई जहां शो होने वाला था। वहां बच्चों की भारी भीड़ जमा थी। सब एक एक कर टिकट खरीदकर अंदर जा रहे थे। कायरा ने भी टिकट खरीदी और अपने भाई के साथ अंदर चली गई। टेंट के अंदर कुर्सियां लगी थीं,
बच्चे और उनके परिवार बैठ चुके थे। कायरा और पीयूष भी अपनी सीट पर बैठ गए। कुछ ही देर में मंच पर लगा लाल पर्दा हटा और एक हंसता मुस्कुराता जोकर सामने आया। उसके आते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। झोली जोकर अपने जादुई करतबों से बच्चों का मनोरंजन करने लगा। कभी उन्हें हंसाता तो कभी मंच से उतरकर बच्चों से हाथ मिलाता। उसी दौरान पीयूष उठकर जोकर से हाथ मिलाने आगे बढ़ा। कायरा भी उसके साथ गई। जैसे ही पीयूष ने भीड़ के बीच उस जोकर से हाथ मिलाया, कायरा ने उसे ध्यान से देखा और चौंक कर बोली, व्योम, तुम? क्या बात है यार? वो सच में व्योम ही था जो मंच पर जोकर बनकर प्रदर्शन कर रहा था। यह सुनते ही व्योम ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसके इस इशारे पर कायरा मुस्कुरा दी। फिर कायरा ने भी इशारों में कहा, शो के बाद बाहर मिलना। थोड़ी देर बाद शो खत्म हुआ। व्योम अपने असली रूप में बाहर आया और कायरा से मिला। हैरानी से उसने पूछा, तुमने मुझे पहचाना कैसे? कायरा मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे गले पर जो छोटा सा तिल है उसी से। व्योम हंस पड़ा। वाह, तुम तो सच में बहुत तेज हो। कायरा ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें किसी भी रूप में पहचान सकती हूं, लेकिन ये बताओ, तुम्हें जोकर बनने का शौक कब से है? अगर यही करना था तो कंप्यूटर कोर्स क्यों कर रहे हो? इस पर व्योम ने गंभीर होकर कहा, असल में मेरे मम्मी पापा मुझे पॉकेट मनी नहीं देते। कंप्यूटर कोर्स की फीस देना भी बंद कर दिया है, इसलिए ये सब करके अपने खर्चे खुद उठाता हूं। फिर उसने विनती करते हुए कहा, लेकिन तुमसे एक गुजारिश है, ये बात किसी को मत बताना, वरना सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे जोकर कहेंगे। कायरा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई। कभी व्योम कायरा को अपनी साइकिल पर घुमाने ले जाता तो कभी कायरा खुद उसके घर चली आती। हालांकि दोनों अभी अपने उभरते जज्बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे, लेकिन एक दिन कायरा के माता पिता ने कहा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। नाम है संजय, एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। हम चाहते हैं कि तुम उससे एक बार मिल लो। कायरा ने कहा, लेकिन मैंने आपसे 2 साल का समय मांगा था, फिर ये शादी की बात क्यों? इस पर उसकी मां बोली, 2 साल बाद ऐसा अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। वो अपने माता पिता से अलग रहता है। सोचो, शादी के बाद कितनी खुश रहोगी, इसलिए मिलकर हां कर दो। कायरा ने कहा, मेरी उम्र ही क्या है, मैं सिर्फ 20 साल की हूं। मैं अभी अपनी जिम्मेदारी ठीक से उठा नहीं सकती और आप लोग इतनी जल्दी कर रहे हैं। बात बहस में बदल गई, लेकिन कायरा के पिता ने सख्ती से कहा, तुम इस रिश्ते से पीछे नहीं हट सकती। जैसा कहा गया है वैसा ही होगा। ना चाहते हुए भी कायरा को संजय से मिलना पड़ा। पहली ही मुलाकात में संजय बहुत नरमी और प्यार से पेश आया। उसके व्यवहार से कायरा को भी लगा कि शायद वो उसके साथ खुश रह सकती है। काफी सोच विचार के बाद उसने इस रिश्ते के लिए हां कर दी और 2 महीने बाद उनकी शादी तय हो गई। पर 2 महीने पहले तक कायरा रोज शाम को कंप्यूटर कोर्स के लिए जाया करती थी। जब व्योम को उसकी शादी तय होने की खबर मिली तो वो बहुत उदास हो गया, मगर अगले ही पल उसने अपने मन को समझा लिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों के बीच का आकर्षण और दबे हुए जज्बात और भी गहराते चले गए, जिनसे वो खुद भी अनजान थे। फिर भी दोनों को यह एहसास हो चुका था कि अब बहुत देर हो चुकी है और उनकी राहें अलग अलग हो चुकी हैं। दिन तेजी से गुजरने लगे और शादी की तारीख नजदीक आती चली गई। एक शाम जोरदार बारिश शुरू हो गई। कंप्यूटर कोर्स का समय खत्म हो चुका था। इतनी तेज बारिश में कायरा पैदल भीगते हुए घर नहीं जा सकती थी। व्योम का घर पास ही था और उसे बारिश में साइकिल चलाने से कोई परेशानी नहीं थी। कायरा ने उससे कहा, सुनो, मुझे अपनी साइकिल पर घर छोड़ दो। व्योम ने बिना किसी हिचक के वैसा ही किया। वो कायरा को साइकिल पर बैठाकर घर ले आया। दोनों बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उस पल उन्हें एक दूसरे के साथ भीगने में अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में वो कायरा के घर तक छोड़ आया। बारिश और तेज हो गई थी। भीगती हुई कायरा अंदर आई और व्योम से बोली, सुनो, कुछ देर यहीं रुक जाओ, इतनी भारी बारिश में तुम नहीं जा पाओगे। व्योम भी अंदर आ गया।
उस समय घर पर कोई नहीं था। व्योम ने पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? कायरा बालों को तौलिए से पोंछते हुए बोली, दादा दादी के यहाँ गए हैं, कल तक लौट आएंगे। इतना कहकर वो चाय बनाने चली गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। व्योम सोचने लगा कि अब वो घर कैसे जाएगा। तभी उसकी नजर कायरा पर पड़ी, जिसके गीले बाल उसके चेहरे पर बिखर रहे थे। व्योम उसे बस देखता ही रह गया। कायरा भी उसकी ओर देखती रह गई और फिर वो दोनों इतने करीब आ गए कि सारी सीमाएं टूट गईं। वो एक दूसरे में इस कदर खो गए कि सही गलत का कोई होश ही नहीं रहा। सब कुछ हो जाने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है। ग्लानि और शर्म के कारण दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगे और कभी ना मिलने की कसम खा ली। इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला और तय तारीख पर कायरा और संजय की शादी हो गई। मगर शादी के महज एक हफ्ते बाद ही संजय का व्यवहार बदलने लगा, या यूं कहें कि उसका असली चेहरा सामने आने लगा। बात बात पर वो कायरा पर हाथ उठाने लगा। देखते ही देखते कायरा ने इसे अपनी बदकिस्मती मानकर सहना शुरू कर दिया। उधर व्योम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार उसे कायरा के साथ बिताया वो आखिरी पल याद आता रहता। कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो उससे मिलने जरूर आएगी। इसी आस में उसने कायरा के लिए पहले ही एक चिट्ठी लिख रखी थी। कुछ दिनों बाद मकान मालकिन ने व्योम के परिवार से घर खाली करने को कह दिया। घर छोड़ने से पहले व्योम ने वो चिट्ठी मकान मालकिन को दे दी और अपने परिवार के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। इसकी भनक तक कायरा को नहीं लगी। दोनों की राहें पूरी तरह अलग हो चुकी थीं। लेकिन एक शाम उसी मेले में व्योम पूरी तैयारी के साथ जोकर के रूप में मंच पर अपने करतब दिखा रहा था। बच्चों की भारी भीड़ जमा थी। अचानक किसी की लापरवाही से वहां आग की एक चिंगारी भड़क उठी। वो चिंगारी धीरे धीरे भयानक आग में बदल गई और टेंट में चारों ओर फैलने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने चिल्लाने लगे। टेंट के भीतर भगदड़ मच गई और बच्चे जान बचाकर भागने लगे। आग और तेज फैलती जा रही थी। तभी एक बच्चे का पैर अचानक एक तार में फंस गया। व्योम उसे बचाने के लिए दौड़ा और बच्चे का पैर तार से निकालने लगा। आग की लपटें लगातार उनकी ओर बढ़ रही थी। आग बच्चे तक पहुंचती इससे पहले ही व्योम ने उसका पैर छुड़ा दिया और उसे भाग जाने को कहा। मगर बच्चे को बचाने के चक्कर में व्योम खुद आग की चपेट में आ गया। वो बुरी तरह जल गया और वहीं उसकी मौत हो गई। अपने अतीत से बाहर आते हुए व्योम ने सब कुछ बताया कि कैसे उसकी मौत हुई और तब से वो उसी टेंट में भटक रहा है। लेकिन वो अब भी कायरा से नाराज था। कायरा ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, अनु को कुछ मत करना, उसे अपने साथ ले जाने से बेहतर है मुझे ले चलो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। इस पर व्योम बोला, मैं तुम्हें गुनहगार समझ रहा था, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं ही तुम्हें गलत समझ बैठा। मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जा रहा, बस इतना चाहता हूं कि तुम दोनों खुश और सुरक्षित रहो। अगले ही पल व्योम हवा की तरह कायरा की आंखों से ओझल हो गया। कायरा उसका नाम पुकारती रह गई। तभी लिविंग रूम में अजीब सा धुआं फैल गया। धुएं के छा जाने से सब दिखाई देना बंद हो गया। कुछ ही पलों में धुआं धीरे धीरे छोंटने लगा और धुएं के छत्ते ही सब कुछ सामान्य हो गया। न जमीन पर संजय की 2 टुकड़ों में पड़ी लाश थी, न कहीं खून का एक भी धब्बा। कायरा ने जब खुद को देखा तो हैरान रह गई। न उसके चेहरे पर खून के छींटे थे, न संजय के दिए गए जख्मों के कोई निशान। वो समझ गई कि यह सब व्योम ने किया है। कायरा ने तुरंत दरवाजा खोला और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। कई महीने बीत गए। पुलिस की जांच के बावजूद संजय का कोई पता नहीं चला। सिर्फ कायरा जानती थी कि संजय अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उसके जाने का उसे कोई दुख नहीं था। उसने पुलिस को बस यही बयान दिया कि उस शाम संजय गुस्से में झगड़कर घर से चला गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। आखिरकार पुलिस ने भी जांच बंद कर दी। अब कायरा अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगी, मगर आज भी व्योम का साया जोकर के रूप में अनाया से मिलने आता है और अपने असली रूप में कायरा से। और कायरा को इससे कोई आपत्ति नहीं। वो बस अपनी बेटी के साथ एक शांत, सुकून भरी जिंदगी जी रही है।
तो साथियों, स्टोरी वाकई में बहुत ज़्यादा दर्द भरी और डरावनी थी और प्यार का एक ऐसा अनुपम रूप भी आज हमें देखने को मिला। वरना केवल प्यार में धोखे भरी स्टोरी सुनने को मिलती है और उनका फिर एक बहुत ही भयानक बदला लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने प्रेमी को बचाने के लिए मरने के बाद भी उस आत्मा ने अपना पूरा दायित्व निभाया और आज भी निभा रहा है। गए हैं और अगर आपके कोई मुझसे सवाल है तो वह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली स्टोरी पर।